हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है दिल्ली आईएएस एकेडमी रायपुर के यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि आप सभी को पता है कि शिक्षक एवं सहायक शिक्षक के लिए हमारा सिलेबस अब आ चुका है। साथ ही साथ ऐसे बच्चे जो कि सीजीएसएसबी के अदर एग्जाम्स की भी तैयारी कर रहे हैं एवं सीजीपीएससी के भी जो एस्पिरेंट्स हैं उन सबके लिए ये वीडियो होने वाली है। इस वीडियो में आपको मैं नंबर सिस्टम पढ़ाने वाला हूँ। ये जो लेक्चर है नंबर सिस्टम का, इसमें नंबर सिस्टम के जितने भी इंपॉर्टेंट टाइप्स होते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो सारे मैं कवर करने का प्रयास करूंगा। तो आप सभी को एक पेन और पेपर लेकर के मेरे साथ बैठना है और इस वीडियो को पूरे अंत तक देखना है। अगर इसी प्रकार अगर आप सहायक शिक्षक और शिक्षक के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे और वीडियोस चाहते हैं तो आपको कमेंट सेक्शन में बताते जाना है। मैं आप लोगों के लिए जल्दी ही और भी टॉपिक्स पर वीडियो लेकर के आऊंगा। ठीक है, आज हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। इसके लिए सबसे पहले हमको जो बेसिक नंबर्स के टाइप्स होते हैं उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। प्राकृतिक संख्या, जैसे कि हम कहीं पर काउंटिंग स्टार्ट करते हैं तो काउंटिंग हम 1 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या ऐसी संख्या जो कहाँ से स्टार्ट होंगी, 1 से स्टार्ट होते हुए आगे हो जाएंगी, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। वहीं पर होल नंबर का मतलब है कि आप क्या करोगे, उसमें जीरो भी इंक्लूड कर लोगे। ठीक है, तो जीरो से स्टार्ट होने वाली संख्या क्या कहलाएंगी, होल नंबर। जब हम संख्या की गिनती, मतलब जब हम संख्या को कहाँ से स्टार्ट करेंगे, जीरो से, तो क्या बोलेंगे, होल नंबर। ठीक है, इंटीजर्स नंबर मतलब कि वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, वो पॉइंट या डेसिमल में नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। तो ऐसी संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीजर संख्या। हिंदी में बोलूं तो पूर्णांक संख्या, जो संख्या पूरी हो अपने आप में, कहीं भी डेसिमल को देखने को ना मिले। इवन नंबर्स, सम संख्याएं, ऐसी संख्याएं जिनके अंत में आपको 2, 4, 6, 8, 10, 12, मतलब जिसके आखिरी में आपको 2, 4, 6, 8 और 0 ये देखने को मिले, तो ऐसी संख्याएं क्या कहलाएंगी, सम संख्या, मतलब कि इवन नंबर। वहीं पर विषम संख्याएं जिनके अंत में आपको 1, 3, 5, 7, 9 ऐसी संख्याएं देखने को मिलेंगी, वो क्या कहलाएंगी, वो सारी संख्याएं विषम संख्याएं कहलाएंगी। तो एकदम बेसिक सी चीज है, ये सब आपको जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद अगर बात करूं तो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर हमको पढ़ना है। परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। रेशनल नंबर मतलब होता है परिमेय संख्या और इरेशनल मतलब होता है अपरिमेय संख्या। इसमें आपको कुछ चीजें बहुत अच्छे से ध्यान देनी है। नंबर whose exact value can be determined and can be written in the form of p by q, मतलब ऐसी कोई भी संख्या जिसको मैं पुनः फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकता हूँ, p by q के फॉर्म में लिख सकता हूँ, उसको हम क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या बोलेंगे। जहां पर इस q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर कभी भी हमारा नीचे में, भिन्न में, अगर नीचे हर में, दैट मीन्स अगर बोलूं तो डिनोमिनेटर में अगर 0 होता है तो वहां पर हमको क्या देखने को मिलता है, इनफाइनाइट, मतलब कि वो संख्या एग्जिस्ट नहीं करती। इसीलिए कभी भी फ्रैक्शन के फॉर्म में जो नीचे हमारा पोजीशन है, यहाँ पर कभी 0 नहीं आना चाहिए। किसी भी संख्या के नीचे 0 का मतलब क्या हो जाएगा, अनंत, इनफाइनाइट, जो कि कभी एग्जिस्ट नहीं करता। इस चीज को ध्यान में देना रखना है। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी संख्याएं हैं जिनको कि मैं फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकता हूं। जैसे मैंने लिखा 0.5, इसको मैं क्या कर सकता हूँ, 5 लिखूंगा। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जब दशमलव को हटाना होता है, जैसे दशमलव को मैं राइट साइड भेजना चाहता हूँ, तो अगर एक स्थान भेजना है तो मुझे एक बार 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 5/10 का मतलब कितना होता है, 0.5। इसको मैंने अगेन p by q के फॉर्म में लिख लिया। मतलब ये कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या ऐसी संख्या है जिनको हम अगेन वापस से p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं, और मैं इसको वापस से फिर इस डेसिमल के फॉर्म में लिख सकता हूँ, और यहाँ से मैं अगेन इसको p by q के फॉर्म में लिख सकता हूँ। लेकिन कुछ चीजें याद रखनी है। कई बार ऐसा होता है कि कोई डेसिमल में हमारी पॉइंट के बाद कुछ संख्याएं रिपीट होने लगती हैं, है ना, वो संख्याएं बार बार आती हैं। जब ऐसी संख्याएं बार बार रिपीट होती हैं तो हम इसको बोलते हैं अशांत दशमलव। क्या बोलते हैं, अशांत दशमलव। लेकिन इसमें अगर आप देखोगे तो जो संख्या रिपीट हो रही है वो कैसी है, जो संख्या रिपीट हो रही है वो सेम है ना, समान है, एक जैसी है। तो हम इसके ऊपर क्या लगा सकते हैं, बार लगा सकते हैं। मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 3.9 के ऊपर बार, है ना। इंग्लिश में बोलूं तो इसको क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। और अगर ये खत्म हो जाती, दशमलव के बाद 1 या 2 स्थान के बाद रिपीट होना बंद हो जाती या आना बंद हो जाती, तो हम क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल। और ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। देखो ये भी क्या है, हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल है, इसको हमने p by q के फॉर्म में लिख लिया। नॉन टर्मिनेटिंग भी चलेगा, लेकिन वो रिपीटिंग होना चाहिए। अगर नॉन रिपीटिंग है, नॉन रिपीटिंग मतलब उस पैटर्न को बार बार रिपीट नहीं कर रहा। जरूरी नहीं कि एक ही संख्या रिपीट हो, एक पैटर्न भी रिपीट हो सकता है। जैसे मैंने लिखा 4.356, 356, 356, ऐसे ये बार बार रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो एक पैटर्न ये बार बार फॉलो कर रहा है। तो मैं इसके ऊपर क्या लगा दूंगा, मैं इसके ऊपर बार लगा दूंगा, और मैं इसको डेसिमल के, इसको मैं p by q के फॉर्म में लिख सकता हूँ। मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे बार वाले को हम लोग किसके फॉर्म में लिखते हैं, p by q के फॉर्म में लिखते हैं। और ये इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, हम लोग आगे पढ़ेंगे। लेकिन अभी बात यह है कि अगर आप ध्यान दोगे तो पॉइंट के बाद ये पैटर्न बार बार फॉलो हो रहा है। ठीक है, मतलब कि पहली बात तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है।
टर्मिनेटिंग हुआ तो वो ऑब्वियसली वो रेशनल नंबर है, लेकिन अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग है और एक ही पैटर्न को बार बार फॉलो कर रहा है तो भी वो रेशनल नंबर होगा। दिक्कत कब आएगी? जब पॉइंट के बाद रैंडम कुछ भी संख्याएं आए और वो बार बार रिपीट, मतलब उसका अंत भी ना हो और किसी पैटर्न में भी ना हो। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, डेसिमल के बाद बार बार अलग अलग संख्याएं आए, नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन नॉन रिपीटिंग हो, मतलब वो स्वयं को बार बार रिपीट ना करे, ना किसी पैटर्न को फॉलो करे, तो वो हो जाता है हमारा इर्रेशनल नंबर। तो इर्रेशनल नंबर कैसी संख्याएं होंगी? जिसमें कि हमको देखने को मिलेगा नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग दोनों, जबकि इसमें टर्मिनेटिंग प्लस रिपीटिंग चल जाएगा, हम उसको बार लगा सकते हैं और बार लगाने के बाद हम उसको p/q के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन ऐसी संख्याएं जो दशमलव के बाद आती जा रही हैं नॉन टर्मिनेटिंग है और ऑल्सो नॉन रिपीटिंग भी है, मतलब वो ना तो खुद को बार बार रिपीट कर रही है ना किसी पर्टिकुलर एक फॉर्मेट में या एक पैटर्न में आगे बढ़ रही है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, वो कैसी संख्या होगी? इर्रेशनल नंबर, जिसको कि हम हिंदी में बोलते हैं अपरिमेय संख्या। जैसे आप देख सकते हैं पाई की वैल्यू अगर आप देखेंगे तो 3.14152653539 ऐसे संख्याएं आते जा रही हैं। कहीं भी अगर आप देखोगे तो ये तो पहली बात नॉन टर्मिनेटिंग है, ऑब्वियसली आता जा रहा है। कहीं भी हम देखें तो संख्याएं एक पैटर्न को फॉलो नहीं कर रही, एक ही नंबर बार बार रिपीट नहीं हो रहा, तो ये किस में आ जाएगा? ये हमारे अपरिमेय नंबर में आ जाएगा, अपरिमेय संख्या में आ जाएगा, इर्रेशनल नंबर। इसको मैं p/q के फॉर्म में नहीं लिख पाऊंगा, मैं इसको अगेन डेसिमल को p/q के फॉर्म में नहीं लिख पाऊंगा, तो ये क्या हो जाएगा मेरा? इर्रेशनल नंबर। ये इंपॉर्टेंट था, ठीक। इसके बाद आगे बढ़े तो प्राइम नंबर्स मतलब होता है अभाज्य संख्याएं। प्राइम नंबर मतलब होता है अभाज्य संख्याएं, ठीक है। अभाज्य संख्या का मतलब होता है ऐसी संख्याएं जो सिर्फ और सिर्फ 1 के टेबल में आए, तो सारी संख्याएं 1 की टेबल में आती हैं, उसके अदरवाइज जो किसी के टेबल में नहीं आना चाहिए। जैसे 2 है, 2 क्या है? या तो खुद के ही टेबल में आएगा, मतलब मैं बोल सकता हूँ 1 के टेबल में आएगा और खुद के टेबल में, अदरवाइज जो किसी के टेबल में नहीं आने वाला, तो ऐसी संख्याओं को हम लोग क्या बोलेंगे? ऐसी संख्याओं को हम बोलेंगे प्राइम नंबर। क्या बोलेंगे? प्राइम नंबर, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो 1 क्या है? अ नंबर विच इज डिविजिबल बाई 1, ठीक है, कोई भी संख्या जो 1 से डिवाइड हो, ठीक है। 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। अगर हम बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर बात करूं, उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करने वाला है कि जो 2 है एक प्रकार का प्राइम नंबर है, और 2 सिर्फ और सिर्फ एक वही एक ऐसा डिजिट जो कि इवन प्राइम नंबर है। मैं अगेन रिपीट कर दूं कि सबसे छोटी है ना, मतलब अगर बात करूं तो सम संख्या जो कि प्राइम नंबर है तो सिर्फ और सिर्फ 2 है, सिर्फ और सिर्फ 2 है जो कि क्या है? प्राइम नंबर है। अगर आप देखोगे तो जो 2 है ये या तो खुद के टेबल में आएगा या 1 के, 3 भी या तो खुद के टेबल में आएगा या 1 के, एक ही बात है, वो 1 के ही टेबल में आ रहा है। 5, 7, 11 अदरवाइज ये संख्याएं किसी और संख्या के टेबल्स में नहीं आती, तो ये सारी की सारी क्या होंगी? प्राइम नंबर्स होंगी। मैं अगेन रिपीट करूं, ऐसी संख्याएं जो 1 के अलावा और किसी के टेबल में नहीं आती वो क्या कहलाएंगी? प्राइम नंबर्स। दूसरी बात अगर बात करूं तो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास एक ही इवन प्राइम नंबर होता है, वो क्या है? 2 के अलावा अगर आप देखोगे तो हमारे पास जितने प्राइम नंबर हैं सारे के सारे ऑड हैं। तो अपने हमारे पास अगर एक बात किया जाए तो प्राइम नंबर में तो ओनली 2 ही एक ऐसा नंबर है जो कैसा है? इवन है और प्राइम भी है ना। ये चीज आपको ध्यान रखना है यहाँ से, ठीक है। इसके बाद बात करें तो ये आपको याद करना होगा, परीक्षाओं में इसकी बार बार जरूरत पड़ती है, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख करके लाया हूँ। अगर 1 से 50 के बीच अगर मैं लिखना चालू करूँ तो 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, क्या 9 मेरा प्राइम नंबर है? नहीं, 9 कंपोजिट नंबर हो जाएगा, 9 3 के टेबल में आता है, तो यहाँ आपको ध्यान देना है। इसके बाद क्या आ जाएगा? 11, उसके बाद 13, ऐसे करके अगर मैं देखूँ तो शुरू से 50 तक अगर आप देखोगे तो 50 से जस्ट पहला प्राइम नंबर क्या होगा? हमारा 47, क्योंकि 50 क्या है? ऑलरेडी कंपोजिट नंबर है। 49 7 के टेबल में आता है, 48 भी 6 के टेबल में आता है। अगर बात करूं तो 47 और किसी के टेबल में नहीं आता। तो अगर 50 तक हम जाने की बात सोचें तो सबसे आखिरी प्राइम नंबर क्या होगा? 50 तक के रेंज में 47, ठीक है। अगर आप ऐसे काउंट करना स्टार्ट करोगे तो पेपर में, परीक्षा में आपको काफी दिक्कत जाएगी। तो आपको क्या करना है? इसको याद कर लेना है कि 1 से 10 के बीच कितने प्राइम नंबर्स आते हैं? 15। आपको ऐसे याद करना है। देखो मैंने जो इंटरवल लिया है सारे 50-50 नंबर के लिया है, 1 से 50, 50 से 100, 100 से 150, 150 से 200। आपको कैसे याद करना है? 15, 10, 10, 11, 7, ठीक है। मेरे साथ बोलिए अगेन, 15, 10, 10, 11, 7, 15, 10, 10, 11, 7, ठीक है। 250, उसके बाद अगेन आप 300 तक जाएंगे तो 7, 10, ठीक है। बस आपको यहीं तक याद रखना है, इससे ऊपर का एग्जाम में भी नहीं आता और आपके काम का भी नहीं, ठीक है। 15, 10, 10, 11, 7, 10, 15, 10, 10, 11,
7 10 और सारे के सारे किस में है 50 50 के इंटरवल में। ठीक है, कंपोजिट नंबर की बात करें तो जिसके 2 फैक्टर हो मतलब वो एक से ज्यादा टेबल्स में आता हो किसी के, जैसे मैंने बोला 4, तो 4 क्या है 2 के भी टेबल में आता है, खुद के टेबल में तो 1 के टेबल में तो आ ही रहा है, इसके 2 फैक्टर हो गए, एक तो 1 के टेबल में 4 आता है और 2 के टेबल में 4 आता है, 2 2 4, तो 4 कैसा नंबर हो गया, 4 मेरा कंपोजिट नंबर हो गया। ठीक है, वहीं अगर अभाज्य संख्या है प्राइम नंबर की बात करें तो प्राइम नंबर 1 के अलावा किसी के टेबल में नहीं आता, उसको हम क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्याएं बोलते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगर बात करूं को प्राइम नंबर की, ठीक है, को प्राइम नंबर की बात करते हैं। अगर मैं एक चीज और बता दूं आपको इंपॉर्टेंट, अगर मैं 1 की बात करूं तो आप देखोगे तो 1 जो है ना तो मेरा कंपोजिट नंबर है और ना तो ये मैं प्राइम नंबर भी नहीं है। अगर मैं बात करूं तो 1 कंपोजिट भी नहीं होता और प्राइम नंबर भी नहीं होता, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि 1 के एक से ज्यादा फैक्टर भी नहीं है। ठीक है, और 1 सिर्फ खुद के टेबल में आ रहा है। ठीक, तो ये ना तो अपना प्राइम होता है और ना तो कंपोजिट होता है, ये मार्क करना है, ये आपको ध्यान रखना है, ना तो प्राइम नंबर है और ना ही 1 मेरा कंपोजिट नंबर होता है। सबसे छोटा अगर बात करूं तो प्राइम नंबर क्या होता है, 2 होता है, सबसे छोटा 2 होता है। ठीक है, जो 1 के टेबल में आता है और खुद के टेबल में आता है, अदरवाइज और किसी के टेबल में नहीं आता, इसलिए प्राइम नंबर है। 1 देखा जाए तो 1 के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही फैक्टर है, क्या, वो खुद के टेबल में आता है और वो कहीं पर भी नहीं आता। ठीक है, तो 1 क्या है मेरा, ना तो प्राइम है और ना ही 1 क्या है मेरा, ना तो प्राइम नंबर है ना तो कंपोजिट। ये सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज मैंने आपको बता दी, इसको आपको मार्क करना है। ठीक है, को प्राइम नंबर्स मतलब ऐसे नंबर्स, जरूरी नहीं कि प्राइम ही हो, नाम में प्राइम लिखा हुआ है इसका ये मतलब नहीं कि प्राइम ही हो। को प्राइम मतलब ऐसे दो नंबर्स का जोड़ा जो एक दूसरे के टेबल में ना आए, या वो 1 के अलावा और एक दूसरे के टेबल में ना आते हो। दूसरी भाषा में बोलूं तो उनका जो HCF है वो 1 हो। जैसे कि मैंने लिख दिया 4 और 9, चूंकि 4 और 9 आपको पता है कि दोनों कंपोजिट नंबर है, 4 भी 2 के टेबल में आता है और 9 भी 3 के टेबल में आता है। खैर, लेकिन ये क्या है, इनका जो अगर पेयर होगा तो मैं इसको बोलूंगा ये लोग कैसे हैं, इनका जो पेयर होगा क्या कहलाएगा, को प्राइम नंबर्स कहलाएगा। क्यों, क्योंकि इन दोनों में 1 के अलावा और कोई संबंध नहीं है। अगर मैं देखूं तो 4 1 के टेबल में आता है और 9 1 के टेबल में आता है, अदरवाइज इन दोनों और किसी टेबल में एक साथ नहीं आते, इसलिए इनका HCF मतलब इनके बीच जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो 1 है। मतलब मैं बोल सकता हूँ ऐसी दो संख्याएं जिनमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो वो क्या कहलाएंगी, को प्राइम कहलाएंगी। और इसके लिए जरूरी नहीं है कि दोनों नंबर प्राइम नंबर्स हो, ये कंपोजिट नंबर भी हो सकते हैं, कंपोजिट नंबर्स का जोड़ा भी हो सकता है। बस शर्त क्या है कि ये दोनों 1 के अलावा एट द सेम टाइम और किसी के टेबल में ना आते हो। जैसे 4 के टेबल में 9 नहीं आ सकता और 9 के टेबल में 4 नहीं आ सकता। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, 4 के टेबल में 9 नहीं आ सकता और 9 के टेबल में 4 नहीं आ सकता, तो ये कैसा जोड़ा कहलाएगा, ये कहलाएगा को प्राइम नंबर्स कहलाएंगे। ठीक है, लेकिन 4 जो है 1 के टेबल में आता है और 9 जो है 1 के टेबल में आता है, इसीलिए इनका जो HCF है 1 ही होना चाहिए, इसके अदरवाइज और कुछ फैक्टर हुआ तो ये लोग को प्राइम नहीं कहलाएंगे। ठीक है, लगातार अगर आप कोई भी लगातार दो क्रमागत संख्याएं लेते हैं तो हमेशा को प्राइम होंगे। ठीक है, जैसे मैंने 5 और 6 ले लिया है ना, मैंने 3 और 4 ले लिया, अब आप देखोगे तो 4 इसमें कंपोजिट है, 6 भी क्या है, प्रकार का कंपोजिट नंबर है ना। तो जरूरी नहीं है कि को प्राइम होने के लिए दोनों संख्याएं प्राइम नंबर हो, जरूरी नहीं, कंपोजिट भी हो सकते हैं। बस शर्त यह है कि दोनों का HCF 1 होना चाहिए, उन दोनों एक दूसरे के टेबल में नहीं आने चाहिए, वो सिर्फ और सिर्फ 1 के टेबल में आने चाहिए एट दैट टाइम। अगर बात करूं तो 5 किसके टेबल में आता है, 1 के, और 5 के टेबल में ना तो 6 आता है ना तो 6 के टेबल में 5 आता है। तो ये क्या है, को प्राइम नंबर से हिंदी में इसको बोलते हैं सहभाज्य संख्या है। ठीक है, सहभाज्य संख्याएं, ठीक, सहभाज्य संख्याएं। ठीक, अगर यहाँ लिखा हुआ है कि दो अभाज्य संख्याएं हमेशा एक दूसरे की सहभाज्य होती हैं, अगर दो अभाज्य संख्या है तो ऑब्वियसली वो तो ऑटोमेटिकली होगा, क्योंकि वो लोग तो ऑलरेडी सिर्फ और सिर्फ 1 के टेबल में आते हैं। कोई भी आप दो अभाज्य संख्या ले लो, जैसे मैंने बोल दिया 7 और एक अभाज्य संख्या आप ले लो 5, तो अगर आप देखोगे तो 7 और 5 कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या है, तो ये तो को प्राइम होंगे ही, क्योंकि अभाज्य संख्याओं की तो प्रॉपर्टी है कि वो सिर्फ 1 के टेबल में आते हैं। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो 7 और 5 कैसे कहलाएंगे, ये भी यहाँ इनका जोड़ा क्या कहलाएगा, को प्राइम कहलाएगा। लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूँ कि को प्राइम वर्ड का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर कोई कंपोजिट नंबर नहीं आ सकता, कंपोजिट नंबर आ सकता है, लेकिन फिर उन दोनों के बीच का HCF क्या होना चाहिए, 1 ही होना चाहिए, वो एक दूसरे के टेबल में नहीं आने चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया को प्राइम नंबर। ठीक, इसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़े और मैंने ये बता दिया कि लगातार कोई दो क्रमागत संख्या है, जैसे मैंने ले लिया 8 और 9, कोई भी लगातार क्रमागत संख्या है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर, एक के जस्ट दूसरे बाद आने वाली नंबर, ये कभी भी आप अगर लेते हो तो हमेशा ये क्या रहेंगे, ये हमेशा को प्राइम होंगे। ना तो 8 9 के टेबल में आता है, ना तो 9 8 के टेबल में आता है।
ठीक है। अगर आप बस एक चीज देखोगे तो 8 और 9 में एक चीज दिखाऊं तो मैं ये भी कंपोजिट है, ये भी कंपोजिट है, फिर भी इनका जोड़ा क्या कहलाएगा, को प्राइम। अगर इन दोनों क्या होते, इन दोनों प्राइम नंबर होते तो ऑब्वियसली वो को प्राइम होंगे। प्राइम नंबर्स का जोड़ा हमेशा को प्राइम होता है, लेकिन कंपोजिट्स का जोड़ा भी को प्राइम हो सकता है, बस शर्त यह है कि उनके बीच का HCF क्या हो, 1 हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे यहां पर दिया हुआ है, अच्छा मैं एक चीज बता दूं, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। ठीक है, प्लेस वैल्यू को बोलते हैं स्थानीय मान और फेस वैल्यू को आप क्या बोल सकते हैं, जातीय मान। क्या बोल सकते हैं, जातीय मान। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं, जैसे मैं फेस वैल्यू की बात करूं, फेस वैल्यू की, तो फेस वैल्यू मतलब वो जैसा दिख रहा है उसकी जो वैल्यू वही। जैसे आप यहां पर देखोगे तो मैं बात करूं, यहाँ पे 8 की फेस वैल्यू 8 है, 3 की फेस वैल्यू 3 है, 4 की फेस वैल्यू 4 है, 7 की फेस वैल्यू 7 है, 6 की फेस वैल्यू 6 है और 5 की फेस वैल्यू 5 है। मतलब जो संख्या जैसी दिखती है वही उसका फेस वैल्यू होता है। लेकिन प्लेस वैल्यू का मतलब यह है कि वो जो संख्या है वो इकाई के स्थान पर रखी गई है, दहाई के स्थान पर रखा गया है या सैकड़े के स्थान पर रखा गया है, वो जाता है उसका प्लेस वैल्यू। ठीक है, फेस वैल्यू को क्या बोलते हैं, जातीय मान। क्या बोलते हैं, जातीय मान। ठीक है, या अंकित मान बोल सकते हैं। वहीं पे प्लेस वैल्यू की बात करूं तो प्लेस वैल्यू मतलब क्या होता है मेरा, स्थानीय मान। प्लेस वैल्यू मतलब होता है मेरा स्थानीय मान। ठीक है, तो अगर मैं बात करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है 6 का स्थानीय मान 4 के स्थानीय मान का कितना गुना है। तो अगर मैं देखूं तो 6 जिस स्थान पर बैठा उसके बाद आप 0 लगा दो, 1 2 3 4, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000। ठीक है, मतलब 6 का अगर मैं स्थानीय मान बोलूं तो कितना आया, वो आया मेरा 60,000। 6 का स्थानीय मान कितना है, 60,000। उसी प्रकार अगर मैं आपसे पूछ लूं 3 का स्थानीय मान कितना, तो आप बोलेंगे 30। 4 का स्थानीय मान पूछूं तो आप बोलोगे 400। 7 के स्थानीय मान पूछो तो आप बोलोगे 7,000। तो इस प्रकार से आपको स्थानीय मान लिखने आना चाहिए। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन में बोला है कि जो 6 का स्थानीय मान है 4 के स्थानीय मान का कितना गुना है, मतलब ये इनका रेशियो पूछ रहा है। अगर मैं 4 के स्थानीय मान देखूं तो 4 के स्थानीय मान कितना है, इकाई दहाई सैकड़ा। ठीक है, सैकड़े स्थान के बाद मैंने क्या है 4 के बाद जितने उतने आप 0 लगा दो, तो 2 संख्या है 2 0 लगा दो, तो 4 का स्थानीय मान कितना हो गया, 400। वहीं पर अगर मैं 4 का क्या पूछूं, फेस वैल्यू, तो 4 होगा। 3 का फेस वैल्यू 3 होगा। ठीक है, इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करने से हमारे कितना जाएगा, 600 बट्टे में 4। ठीक है, आप इसको सॉल्व करो, 4 एक कम 4, यहाँ बचा 2, 4 पंचे 20 और 0, 150 आपका आंसर आ गया। तो यहाँ से आपका आंसर कितना हो जाएगा, 150। ठीक है, तो आपको थोड़ा स्थानीय मान और जातीय मान का नॉलेज होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है संख्या 5 6 4 8 2 3 में 4 के स्थानीय मान और अंकित मान का गुणनफल क्या है। ठीक है, 4 के स्थानीय मान क्या है, तो मैंने क्या बोला है 4 लिख रहा हूं और उसके बाद जितनी संख्या है उतने आप 0 लगा दो। तो यहाँ पर 4 का स्थानीय मान कितना है, 4000। और अगर 4 का फेस वैल्यू पूछूं, जातीय मान पूछूं तो 4 होगा। 8 का जातीय मान पूछूं तो 8 होगा। 2 का जातीय मान पूछूं तो 2 होगा। फेस वैल्यू मतलब जैसा उसका फेस दिख रहा है वही एक्चुअल वैल्यू, लेकिन वो किस पोजीशन पर बैठा है वो उसका कहलाता है स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू। तो यहाँ पर इसकी प्लेस वैल्यू हो गई 4000। ठीक है, और किसका स्थानीय मान पूछा हो गया, 4000 के स्थानीय मान और अंकित मान का गुणनफल। अंकित मान मतलब कि ये बोलना चाह रहा है फेस वैल्यू। क्या बोलना चाह रहा है, फेस वैल्यू। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है। तो अगर मैं बात करूं तो 4 का फेस वैल्यू कितना होगा, 4 ही होगा, और दोनों का गुणनफल पूछा गया है। तो 4000 इंटू 4 कितना हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा मेरा 16000। ठीक है, तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा, 16000। ठीक, तो ये हमारा एक टॉपिक था क्या, स्थानीय मान और जातीय मान का। मैंने 2 क्वेश्चन कराए हैं, ऐसे क्वेश्चन आप ढूंढ करके और भी ट्राई कर सकते हैं। इस प्रकार से नंबर सिस्टम हम एक ही वीडियो में सारे टॉपिक कवर करेंगे। ठीक, इसके बाद अगर मैं बोलूं, कहीं भी अगर आप पढ़ते हो तो लिखा होता है कि ए से लेकर के बी तक, ए से बी तक, और एक होता है ए और बी के बीच। इन दोनों में बहुत फर्क है। ए से बी तक अगर कहीं लिखा हुआ है तो आपको ए भी लेना है, बी भी लेना है। ए और बी के बीच लिखा हुआ है तो ना ए को लेना है ना तो बी को लेना है, उनके बीच की संख्याओं को कंसीडर करना है। ठीक है, अगर लिखा हुआ है बिटवीन ए एंड बी, बिटवीन ए एंड बी, तो आपको ए और बी को कंसीडर नहीं करना है। ठीक है, और फ्रॉम ए टू बी लिखा हुआ है, मतलब ए से लेकर के बी, फ्रॉम ए टू बी लिखा हुआ है तो आपको ए को भी कंसीडर करना है और बी को भी कंसीडर करना है। ठीक है, लेकिन अगर लिखा हुआ है बिटवीन ए एंड बी, मतलब आपको ए और बी को कंसीडर नहीं करना है, आपको ए और बी के बीच आने वाली संख्याओं को कंसीडर करना है। ठीक है, अच्छा कैसे करेंगे, अगर लिखा हुआ है इंक्लूड करना है, अगर मुझे ए और बी दोनों को इंक्लूड करना है, इंक्लूड कब करूंगा मैं, जब लिखा होगा फ्रॉम ए टू बी, है ना, ए से बी तक, तो क्या करना है, बी और ए के मान को माइनस करके उसमें +1 कर देना है। जैसे मैं पूछूं कि 1 से 10 तक कितनी संख्याएं हैं, 1 से 10 तक, तो 1 से 10 तक मतलब मैं पूछ रहा हूं फ्रॉम 1 to 10,
फ्रॉम 1 to 10। देखो मैनुअली भी लिख के देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये जो शुरू में ये मेरा ए है और ये आखिरी में क्या है मेरा बी। अगर आप काउंट करोगे तो ए से बी तक 10 संख्याएं होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ए से 20 तक कितनी संख्याएं होंगी? 10। ठीक है, अगर फॉर्मूले से बनाओगे तो क्या करोगे, बी से ए को माइनस करो, मतलब 10 माइनस 1, और इसमें आपको कितना जोड़ देना है? 1 जोड़ देना है। 10 में से 1 गया 9 और 9 और 1 कितना हो गया? 10। ये तो बात थी जब आपको ए से बी तक लेना था। अब आपको ए से बी के बीच की संख्याएं लेनी है, मतलब कि आपको 1 को कंसीडर नहीं करना है और 10 को कंसीडर नहीं करना है। अब काउंट करो आप लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें कितनी आएंगी संख्याएं? 8, क्योंकि उधर से आपने 1 को छोड़ दिया और इधर से आपने 10 को छोड़ दिया। इनकी बीच की संख्या लेनी थी। अगर बीच की संख्या लेना है, उसको एक्सक्लूड करना है, उसको बाहर निकालना है, उसको कंसीडर नहीं करना है, तो आप क्या करोगे? इस बार भी b माइनस ए करोगे, लेकिन इस बार आप -1 करोगे। तो अगर मैं b माइनस ए करूं, मतलब कि 10 माइनस 1 कितना आएगा मेरा? 9। और इस बार मुझे फिर -1 करना है, तो -1 करूंगा तो कितना आ जाएगा? 8। और देखिए मैंने आपको बताया भी कि इनके बीच कितनी संख्या है? 8 संख्या है। तो इस प्रकार क्वेश्चन में कई बार हम गलती कर बैठते हैं, तो हमको अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना है कि ए से बी तक लेना है या ए तथा बी के बीच की संख्या लेनी है। ठीक है, उसके लिए आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। ठीक, जैसे लिखा हुआ है 53 से 97 के बीच भाज्य संख्याएं कितनी है। सबसे पहले तो मैंने आपको शुरू में ही बताया कि 50 से 100 के बीच भाज्य संख्याओं की संख्या आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, कहां से कहां? एकदम स्टार्टिंग में ही मैंने आपको जब मैं बता रहा था तो मैंने यहाँ पे बताया था, इसको कैसे याद रखना है बताया था, 15 10 10 11 7 10। ठीक है, तो अगर 1 से 50 तक की बात करूं तो हमारे पास कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? 15 अभाज्य संख्याएं होती है। ठीक है, तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है, आपको ये बताना है कि 53 से 97 के बीच कितनी भाज्य संख्याएं होंगी, कितने प्राइम नंबर्स होंगे। अब आप मैनुअली लिख तो नहीं सकते, ऊपर से अगर आप देखोगे तो 53 से 97 तक का यूज किया गया है। ठीक है, 53 से 97 तक। ठीक, अगर मैं बात करूं तो जो मेरा 53 है ये क्या है? एक प्रकार से अभाज्य संख्या है, और 97 भी क्या है? एक प्रकार से अभाज्य संख्या है। लेकिन सर हमको तो 50 से 100 तक का याद है, 50 से 100 तक का याद है। कितना है 50 से 100? फिर अगेन आप देख सकते हो, मैं यहां बता दिया हूं। ठीक है, 50 से 100 तक का अगर आपको याद है, कितना याद है? इस चीज को आपको बार बार बोल रहा हूं, याद कर लेना है। ठीक है, 1 से 50 15 और 50 से 100 10। सर 50 से 100 का हमको पता है कितना है? 10। 50 से 100 10 है। ठीक है, अब 50 से 100 10 है, लेकिन हमको 53 से 97 के बीच निकालना है, तो भी आपका 10 ही आएगा। क्यों? देखो 53 से पहले अगर मैं 50 से चलना चालू करूं तो 50 और 52 ये वैसे भी अभाज्य संख्याएं नहीं है। इधर बात करूं तो इधर कितना आ जाएगा मेरा? इधर अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है, यहाँ पर 50 51 52 इस सारे के सारे क्या है? अभाज्य संख्याएं नहीं। वैसे यहाँ पर 98 99 और 100 ये वैसे भी क्या है? सारी की सारी तीनों के तीनों को प्राइम्स हैं। तो अगर मैं बात करूं तो अगर 50 से लेकर 100 के बीच 10 अभाज्य संख्याएं हैं, तो 53 98 के बीच भी 10 ही अभाज्य संख्याएं हैं। क्योंकि जो संख्याएं नहीं कंसीडर की गई हैं 50 से 100 के मध्य के लिए, वो सारी संख्याएं ऑलरेडी कंपोजिट नंबर थी। हमको कहां से कहां तक याद है? सर हमको 50 से 100 तक का याद है, क्योंकि 50 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं आती है। अगर आप देखोगे तो 50 51 52 ये ऑलरेडी कंपोजिट नंबर्स हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप 53 97 बोलो या 50 से 100 बोलो, अभाज्य संख्याएं 10 ही होंगी। ठीक है, अच्छा सर हमको पता है कि इनके बीच कितनी अभाज्य संख्याएं आती हैं? 10 अभाज्य संख्याएं आती हैं। ठीक है, तो अगर 10 अभाज्य संख्याएं हैं तो आपको बता देना है। ठीक, अच्छा 10 अभाज्य संख्याएं हैं तो हमसे पूछा गया है कि कितनी भाज्य संख्याएं? अभाज्य संख्याएं कितनी है? 10, मतलब 10 प्राइम नंबर्स हैं। तो आप बताओ कंपोजिट नंबर कितने होंगे? कंपोजिट नंबर कितने होंगे? तो आप पहले ये बताओ कि इनके बीच नंबर कितने आते हैं। 53 से 97 कितने नंबर है, इंक्लूड करते हुए बताना है। तो 97 माइनस b माइनस a करेंगे। 97 माइनस 53 कितना हो जाएगा? 4, और ये 9 में से 5 गया 4, ये कितना हो गया? 44। और क्या करेंगे हम, चूंकि इनको इंक्लूड करना है तो +1 कितना आ जाएगा हमारा? 45। कितना आ गया? 45। अच्छा 45 संख्याएं हैं सर, 53 से लेकर 97 तक कितनी संख्याएं हैं? 45। अगर हम लोग 53 और 97 दोनों को इंक्लूड करें, ठीक, ये टोटल संख्याएं 45 है। टोटल 45 संख्याओं में से 10 तो प्राइम नंबर है, तो अगर मैं 45 में से 10 प्राइम नंबर माइनस कर दूं तो कितना आ जाएगा मेरा? 35। और 35 मेरे कैसी नंबर होंगे? कंपोजिट नंबर होंगे। कैसा नंबर होगा?
कंपोजिट। और क्वेश्चन में पूछा भी क्या गया है, कंपोजिट नंबर बताना है, कितनी भाज्य संख्याएं पूछा गया है ना, कितने कंपोजिट नंबर थे। तो कितने कंपोजिट नंबर है, 35। तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा, डी 35। ठीक है, बड़ा आसान सवाल है, आपको पता होना चाहिए कि 50 से 100 के बीच कितनी भाज्य संख्याएं आती हैं। तो 50 से 100 के बीच 10 भाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, तो 53 से 97 के बीच भी 10 ही है, क्योंकि 53 और 97 के अलावा जो संख्या हमने छोड़ी, इधर से 50, 51, 52 और उधर से 98, 99, 100, ये ऑलरेडी कंपोजिट नंबर्स हैं। तो हमारी हमारा जो प्राइम नंबर है उनकी संख्या 10 ही रहने वाली है। ठीक है, क्योंकि मुझे अभाज्य संख्याओं की संख्या पता है कितना है, 10, तो मैंने क्या किया, इनके बीच कितनी संख्याएं आती है मैंने निकाल लिया। किसके, 53 से लेकर 97। क्या फॉर्मूला लगाया मैंने, b - a + 1। क्यों सर +1 क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है फ्रॉम 2, मतलब कि हमको 53 और 97 को इंक्लूड करना है। इंक्लूड करने पे हम यहाँ क्या करते हैं, +1, और एक्सक्लूड करने पे -1। तो मुझे पता चला कि 53 से 97 के बीच कुल जितनी संख्याएं आ रही हो कितनी है, 45। और 45 में से कितने मेरे अभाज्य संख्या है, 45 में से 10 मेरे अभाज्य संख्या है, क्योंकि मुझे याद है 50 से 100 के बीच कितना अभाज्य संख्या आती है, 10। अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर्स को मैंने माइनस किया, तो मुझे यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, अभाज्य संख्याओं को माइनस करने के बाद कंपोजिट नंबर देखने को मिलेगा। तो 35 कंपोजिट नंबर बचेंगे, और यही क्वेश्चन में पूछा गया था। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 35। 3 विभिन्न अभाज्य संख्याओं का योग 40 है। अच्छा, मैं एक चीज बता दूं, कभी भी आप कितने भी अभाज्य संख्याओं को जोड़ो, सिर्फ और सिर्फ मैंने बताया था 2 ही एक ऐसा अभाज्य संख्या है जो इवन सम होता है। इसके अदरवाइज आप जितने भी अभाज्य संख्याओं को जोड़ोगे सारे के सारे ऑड हैं, विषम है। जब आप उनको जोड़ोगे तो रिजल्ट भी विषम संख्या आएगा। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हो कि हमारा जो योग है अभाज्य संख्याओं का योग, वो सम संख्या है। सम संख्या है, इसका मतलब ये कंफर्म है कि इसमें 2 को जोड़ा गया है, क्योंकि 2 ही एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो इवन है। मतलब कि इस 40 में से अगर 3 संख्याएं यहाँ पर अभाज्य संख्याएं A, B और C, तो इसमें से एक नंबर तो हमारा 2 है, ये कंफर्म है। एक नंबर क्या है हमारा, 2 है, ये कंफर्म है। अब 2 इसमें से चला गया तो कितना बच गया, 38। 38 को मेरे को 2 ऐसे पार्ट में तोड़ना है कि अभाज्य संख्या हो, तो मैंने मान लिया एक संख्या 31 और एक संख्या 7। तो इस प्रकार जो अगर देखूं तो मेरा जो योग होगा वो 40 आ जाएगा। यहाँ सम संख्या आने का रीजन ये है कि इसमें से 3 में से एक अभाज्य संख्या 2 है। 2 क्या है, एक प्रकार से इवन नंबर है ना, और 2 अकेला एक इवन नंबर है जो कि अभाज्य होता है, प्राइम नंबर होता है। ठीक है, तो अगर मैं इनका मल्टीपल निकालना चाहूं तो क्या हो जाएगा, तो 7 1 जा 7 और 7 3 जा 21। इनका क्या पूछा गया है, गुणनफल पूछा गया है, तो इंटू 2 कितना आ जाएगा, 7 2 जा 14, 1 कैरी, 2 1 जा 2 और 1 3 और 2 2 जा 4। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 4 3 4, दैट मीन्स ऑप्शन डी। ठीक है, हमको गुणनफल पूछा गया था एक्चुअली, तो गुणनफल के लिए क्या करेंगे, हम इन तीनों संख्याओं को गुणा कर देंगे। अगेन बता दूं, यहाँ पर सम दिख रहा है, इवन दिख रहा था, मुझे इवन था इसलिए मुझे पता था कि अगर 3 अभाज्य संख्याएं जोड़ी गई हैं तो उसमें से एक तो कंफर्म है कि 2 तो होगा ही। मैंने 38 को इस प्रकार से स्प्लिट किया कि 2 अभाज्य संख्याएं बने, तो एक 31 और एक 7। फिर इनका गुणनफल पूछा गया था, तो मैंने इनको नॉर्मली क्या कर दिया है, इन सबका आपस में गुणा कर दिया है। ठीक है, इनका गुणा करने के बाद मेरा आंसर कितना आया, 434। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 434। ठीक, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये चार्ट टेबल आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, इससे कई बार सीजी व्यापम वगैरह में सवाल बहुत बार बन चुके हैं। ठीक है, देखो आप कभी भी रेशनल नंबर को ऐड करोगे, रेशनल मतलब मैंने क्या बताया कि वो या तो अगर टर्मिनेटिंग होंगे, अगर टर्मिनेटिंग नहीं है तो रिपीटिंग होंगे, है ना। जैसे कि अगर मैं लिखूं 2 और 5, तो ये क्या है, मेरे एक प्रकार से रैशनल नंबर है, इनका रिजल्ट भी हमेशा क्या आएगा, रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर में अगर आप देखोगे तो हमेशा इनका आप एडिशन करोगे तो भी रैशनल, अगर रैशनल और रैशनल को माइनस करोगे तो भी रैशनल आएगा, अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो भी रैशनल आएगा, डिवाइड करोगे तो भी रैशनल आएगा। बस एक चीज नहीं होना चाहिए कि डिवाइड आप 0 से मत करना, अगर आप 0 से डिवाइड करोगे तो मैंने बताया वो इनफाइनाइट हो जाएगा। अदरवाइज आप कभी भी रैशनल नंबर को जोड़ो, घटाओ और गुणा करो तो हमेशा रिजल्ट भी रैशनल आता है। ठीक है, रैशनल मतलब परिमेय संख्या, मैंने बता दिया परिमेय संख्या क्या होती है, जो अगर दशमलव के बाद आ भी रही है तो रिपीटेड मोड में आए, जिसके ऊपर हम बार लगा सकते हैं। अगर दशमलव के बाद कुछ भी संख्याएं आती जा रही है, कोई पैटर्न फॉलो नहीं कर रही, आसान दशमलव है और कोई पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा, तो वो अपरिमेय संख्या कहलाता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर अगर बात करूं तो अगर मुझे रैशनल और इररेशनल को आपस में जोड़ना है, जैसे कि मैंने प्लान किया कि चलो मैं क्या कर रहा हूं, मैंने प्लान किया कि मैं 3 को ऐड करूंगा और 3 के साथ क्या ऐड करूंगा, 3 के साथ मैं ऐड करूंगा 3 के साथ मैं √2 की वैल्यू ऐड करना चाहता हूं। √2 क्या एक प्रकार का इरेशनल नंबर है, 1.414 समथिंग आता है। तो अगर आप देखोगे तो ये ऐड होने के बाद पॉइंट के बाद जो संख्याएं आनी है वो आती जाएंगी।
√2 की वैल्यू 1.414 होती है, तो ये 3 और ये रूट की वैल्यू 1.414 का 1, तो ऐड होकर 4 हो जाएगा। लेकिन जो दशमलव के बाद जो संख्याएं आती जा रही हैं वो आती जाएंगी, वो रुकेंगी नहीं। तो क्या हो रहा है, अगर मैं इर्रेशनल और रैशनल को जोड़ूंगा तो उसको इर्रेशनल बना देगा। अगर मैं रैशनल और इर्रेशनल को जोड़ूंगा तो जो इर्रेशनल आके ऐड होगा वो उसको क्या बना देगा, इर्रेशनल बना देगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि कभी भी अगर आप रैशनल और इर्रेशनल को जोड़ते हो तो आपको हमेशा इर्रेशनल मिलता है। अगर आप रैशनल और इर्रेशनल को क्या करते हो, सब्ट्रैक्ट करते हो तो भी इर्रेशनल मिलता है। आप रैशनल और इर्रेशनल को मल्टीप्लाई करते हो तो भी इर्रेशनल मिलता है। बस एक ही केस है जो अपवाद है, 0 प्रकार का रैशनल नंबर है। अगर मैं √2 को 0 से मल्टीप्लाई करूं, √2 क्या है मेरा, इर्रेशनल, और 0 क्या है मेरा, रैशनल, तो इस केस में हमको क्या मिल जाएगा, रैशनल नंबर। अदरवाइज सारे केस में इर्रेशनल मिलेगा। एक यही हमारा एक्सेप्शन है, इसके अदरवाइज सारे केस में आपको क्या मिलेगा, इर्रेशनल ही देखने को मिलेगा। उसी प्रकार डिवीजन में भी है, अगर आप 0 से डिवाइड करते हो या 0 के नीचे डिवाइड करते हो तो 0 हो जाएगा, रेशनल हो जाएगा, या अदरवाइज वो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो बस एक 0 हमारा एक्सेप्शन है, अदरवाइज आप हमेशा दिमाग में बैठा लो, रैशनल को जोड़ोगे, घटाओगे, सब करोगे तो रैशनल मिलेगा। रैशनल और इर्रेशनल को जोड़ोगे, घटाओगे, गुणा करोगे, भाग करोगे तो इर्रेशनल ही मिलेगा। बस गुणा और भाग वाले में एक केस है कि आपको 0 से गुणा नहीं करना है और 0 से भाग नहीं करना है, क्योंकि 0 से किसी भी संख्या का गुणा करने से वो 0 हो जाता है और 0 एक प्रकार का रैशनल नंबर है। तो आपको ध्यान रखना है। इर्रेशनल और इर्रेशनल के केस में दिक्कत क्या है कि हम उसको नहीं बता सकते कि रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी, इसमें हम डिटरमाइन ही नहीं कर सकते। जैसे कि √2 है, अगर मैं बात करूं कि √2 है, √2 क्या है, एक प्रकार का, √2 एक प्रकार का मेरा इरेशनल नंबर है, और मैंने इसी में किसका मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इरेशनल का। तो इरेशनल और इरेशनल का जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो यहां पर क्या आ गया मेरा, 2, रूट हट गया, ये आ गया रेशनल नंबर। तो हम नहीं बता सकते कब इरेशनल मल्टीप्लाई होकर के रेशनल देगा और कब इरेशनल रेशनल नंबर देगा मल्टीप्लाई होकर के। मैं क्या बोल रहा हूँ, हम ये नहीं बता सकते कि कब इरेशनल और इरेशनल नंबर आपस में मल्टीप्लाई होकर के इरेशनल नंबर देंगे और कब इरेशनल और इरेशनल नंबर आपस में मल्टीप्लाई होकर रैशनल नंबर देंगे। ठीक है, तो ऐसे केस में आपको ध्यान रखना है कि कभी भी इरेशनल प्लस इरेशनल के केस में हम नहीं डिटरमाइन कर सकते, हम नहीं बता सकते। ठीक है, इस चार्ट को आपको ध्यान में रख लेना है। आई होप मैं इसको समझाने में सफल हो पाया हूँ आपको इस चीज को याद करवाने में। ठीक है, इसको आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक्चुअल में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, जब दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़ा जाता है, मतलब 2 इरेशनल नंबर, इरेशनल प्लस इरेशनल, मैंने क्या बोला, हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते, नहीं बता सकते कि रिजल्ट क्या आएगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, नहीं बता सकते। कभी कभी रैशनल भी हो सकता है और कभी कभी इरेशनल भी हो सकता है। मैं एक क्वेश्चन यहाँ जरूर करवा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस टॉपिक पे बहुत सारे व्यापम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं। इस टेबल को आपको संभाल करके रख लेना है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये इसका आपको पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी मिल जाएगा। ठीक है, इस चार्ट को आपको अच्छे से पढ़ करके जाना है। ठीक, तो ऐसे कई सारे क्वेश्चन आ चुके हैं आज तक। चलिए, अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा डिवीजर, डिविडेंड, क्वेसेंट और रिमाइंडर। इसको बोलते हैं भाजक, भाज्य, भागफल और शेषफल। ठीक है, भाजक मतलब जिससे आप भाग दे रहे होते हो, डिविडेंड मतलब भाज्य, जिसको आप भाग दे रहे हो। ठीक है, जिसको भाग देना है वो क्या कहलाता है, डिविडेंड। जो हमारा भागफल आता है, जितनी बार भाग गया वो क्या कहलाएगा, भागफल। और जो अंत में बच जाता है उसको क्या बोलते हैं, शेषफल। क्या कहते हैं, शेषफल। जैसे कि अगर मैं बात करूं, मैंने यहां पर ऐसा लिखा ABC और ये मेरा यहां पर शेषफल हो गया D, तो ए क्या कहलाएगा, ए कहलाएगा मेरा डिवीजर, जिसको हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं हिंदी में, भाजक, हिंदी में बोलते हैं भाजक। ठीक है, जिसको आप भाग दे रहे हो क्या कहलाता है, डिविडेंड, इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, भाज्य। ये हो गया हमारा भाज्य, जितनी बार भाग गया ये क्या कहलाता है हमारा शेषफल। इसी को क्या कहते हैं हम, क्वोशेंट। क्या कहते हैं, क्वोशेंट कहते हैं। और जो बच गया इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये हमारा होगा भागफल और ये होगा हमारा शेषफल, सॉरी। ठीक है, ये क्या होगा हमारा शेषफल हो जाएगा। ठीक है, जिससे हम भाग दे रहे हैं भाजक, जिसको भाग दे रहे हैं भाज्य, जितनी बार भाग गया भागफल, इंग्लिश में क्वोशेंट बोलते हैं, और जो बच गया शेषफल, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिमाइंडर बोलते हैं, इंग्लिश में रिमाइंडर बोलते हैं। ठीक, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, यहां से एक फॉर्मूला निकल के आता है कि अगर मैं भाजक और भागफल का गुणा कर दूं, भाजक और भागफल का गुणा कर दूं, मतलब कि मैं ए का गुणा बी में कर दूं और जो हमारा शेषफल है इसको इसमें जोड़ दूं, शेषफल को इसमें जोड़ दूं, मतलब कि डी को इसमें जोड़ दूं, तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे यहाँ पर अपना डिविडेंड मिल जाएगा, भाज्य मिल जाएगा, मतलब कि बी मिल जाएगा। अगर मैं इस फॉर्मूला को लिखूं तो क्या हो जाएगा, भाज्य बराबर
भाज्य बराबर जिससे आप भाग दे रहे हो भाजक, और जितनी बार भाग गया मतलब कि भागफल, इसमें अगर आप क्या ऐड कर दोगे शेषफल, तो आपको अगेन क्या मिल जाएगा भाज्य मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा भाज्य। ठीक है, इंग्लिश वाले बच्चे ध्यान दे सकते हैं, भाज्य मतलब जिसको भाग दिया रहा है। डिविडेंड अगर निकालना है आपको, बीच वाली वैल्यू निकालनी है डिविडेंड, अगर वो संख्या पता करनी है तो क्या कैसे करोगे आप, भाज्य बराबर क्या होता है भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। भाजक मतलब जिससे भाग दे रहे हो, जितनी बार भाग गया भागफल, और इसमें आपको क्या जोड़ देना है शेषफल। शेषफल जोड़ने से आपको क्या मिल जाएगा भाज्य मिल जाएगा। ठीक है, ये चीज को आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का अंतर 1370 है, मतलब कि दो संख्याओं का अंतर 1370 मतलब कि अगर एक संख्या x है तो दूसरी संख्या उससे 1370 ज्यादा है। कोई संख्या किसी से ज्यादा है, अंतर तभी आता है जब वो संख्या उससे बड़ी हो या छोटी हो। ठीक है, तो इसको बोल रहे हैं कि दूसरे का अंतर 1370 है, मतलब मैं मान लेता हूं कि छोटी संख्या x है तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी मेरी x प्लस 1370। ठीक है, अगर देखा जाए तो मैं अंतर निकालने को अगर जाऊं, मैं बड़ी संख्या पर अगर छोटी संख्या को माइनस करने जाऊं, अंतर निकालूं, तो x प्लस 1370 माइनस x मेरा कितना अंतर आ जाएगा 1370। मतलब मैंने दोनों संख्याएं सही ली है। ठीक है, एक संख्या मैंने x ले ली और दूसरी संख्या मैंने कितनी ले ली x प्लस 1370, x प्लस 1370। ठीक, ये छोटी संख्या और ये बड़ी संख्या। ठीक है, बोल रहा है बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर, मतलब कि आपको बड़ी संख्या को x प्लस 1370 को छोटी संख्या से भाग देना है। तो छोटी संख्या मेरा क्या हो गया भाजक और x प्लस 1370 क्या हो गया मेरा भाज्य। ठीक है, भाग देने पर भागफल 7, क्वोशेंट कितना आता है 7, और बोल रहा है कि 14 मेरा प्राप्त होता है शेषफल। शेषफल मतलब रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना आ रहा है मेरा 14 आ रहा है, रिमाइंडर 14 आ रहा है। ठीक सर, आपने क्या बताया था कि जिससे भाग दे रहे हैं भाजक और क्वोशेंट भागफल, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 7x। ठीक, मल्टीप्लाई करने के बाद किसको जोड़ देना है रिमाइंडर को जोड़ देना है। रिमाइंडर को जोड़ने के बाद हमारा क्या आ जाता है हमारा डिविडेंड आ जाता है। डिविडेंड कितना है हमारा x प्लस 1370। मैंने यहाँ क्या फॉर्मूला लगाया है, मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लगाया है भाजक इंटू क्या भागफल प्लस शेषफल। भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, इंग्लिश में बोलूं तो डिविजर इंटू क्वोशेंट प्लस अपना रिमाइंडर, जो कि किसके इक्वल होता है डिविडेंड के इक्वल होता है। x प्लस 1370 हमारा डिविडेंड है। डिविडेंड मतलब जिसको हम भाग दे रहे हैं, भाज्य बोलते हैं हिंदी में, क्या भाज्य। ठीक है, यहां से अगर मैं x की वैल्यू निकालूं तो कितना आ जाएगा, ये x इधर आएगा तो 7x माइनस 6x। इस 14 को अगर मैं उधर भेजूं तो क्या हो जाएगा 1370 माइनस 14। 10 में से 4 जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, 6 में से 1 जाएगा यहाँ पर 5, और यहाँ कितना आ जाएगा मेरा 13। ठीक है, 1356, और यहां अगर देखूं तो कितना आ जाएगा मेरा x। ठीक है, यहां पर कुछ गलती हुआ है क्या, हमको छोटी संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो अब यहां से मैं क्या करूंगा, यहां से मैं इस x को इधर ट्रांसफर करूंगा तो क्या हो जाएगा 7x माइनस x, और 14 को उधर भेजूंगा तो क्या हो जाएगा 1370 माइनस 14। जैसा कि हमको क्वेश्चन में बोला गया था, हमने बिल्कुल वैसा कर लिया। ठीक है, तो 7x माइनस x कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर हो जाएगा ये 6x, और यहाँ पर कितना देखने को मिलेगा 10 में से 4 जाने के बाद आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर 6, और यहाँ पर 6 में से 1 जाएगा तो 5, ये जाएगा मेरा 13। ठीक है, अब मैं x से सॉल्व करूंगा तो 6 2 जा 12, 1 कैरी, 6 2 जा 12, 1 कैरी, ये हो जाएगा 15, अगेन 6 2 जा 12, यहाँ पर मुझे 3 बचेगा, और 6 6 जा 26। तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा 226, मतलब कि ऑप्शन बी। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है, इसमें बस मैंने क्या किया, अपना फॉर्मूला लगाया है। फॉर्मूला क्या होता है हमारा, फॉर्मूला हमारा होता है भाजक गुणा भागफल धन शेषफल, जो कि हमको क्या देता है भाज्य देता है। ठीक है, यहां पर बस मैंने ये फॉर्मूला लगाया है। ठीक, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 226। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जो हमारा अगला टॉपिक है ये होने वाला है सक्सेसिव डिवीजन, मतलब कि क्रमिक विभाजन। आपको लगातार भाग देते हुए जाना है। ठीक है, अक्सर आप लोगों ने ऐसे क्वेश्चन परीक्षाओं में देखे होंगे, मैं आपको दिखा देता हूं कि कोई एक संख्या है, हमको नहीं पता वो संख्या क्या है, लेकिन उसी संख्या को जब हम 2 से 3 से 5 से और 7 से डिवाइड करते हैं तो हमको शेषफल कितना कितना मिलता है 1 4 0 और
5 मिलता है। तो अगर उसी संख्या को हम 7, 5, 3 और 2 से डिवाइड करें, ऐसा बोला गया है, तो हमको शेषफल क्या मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम वो संख्या ही पता कर लें तो हम पता कर सकते हैं कि उसी संख्या को जब हम अलग अलग डिवाइड करते हैं तो हमको क्या मिलेगा। ठीक है, वो ठीक है, सबसे पहले संख्या पता करना जरूरी है। सक्सेसिव डिवीजन कैसे किया जाता है मैं बता दूं। जैसे यहाँ पर 219 को डिवाइड करना है, 219 को पहले किससे डिवाइड करने को कहा गया है, 6 से। तो आप पहले 6 से डिवाइड कीजिए, तो कितना आ जाएगा, 6 3 जा 18, यहाँ पर बच जाएगा 3 और ये हो जाएगा मेरा 9। ठीक है, 39, तो 6 6 जा ये हो जाएगा मेरा 36, यहाँ बचेगा 3। ठीक, ये जो क्वेसेंट है, ये क्वेसेंट को मुझको ध्यान में रखना है, इसी क्वेसेंट को ही हमको आगे चल के डिवाइड करना है। अब 36 को हम किससे डिवाइड करेंगे, 2 से। देखो मैं अगेन बोल रहा हूं, हमको 219 को नहीं डिवाइड करना है 2 से, सक्सेसिव में जो क्वेसेंट आते जाएगा उसको डिवाइड करते जाना है। तो 36 को जब मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो 2 1 जा 2 हो गया। ठीक है, फिर मेरा 6 2 8 जा 16, ये मेरा खत्म हो गया। यहाँ पर कितना आ गया, क्वेसेंट 18। हमको रिमाइंडर से मतलब नहीं है, हम अभी सक्सेसिव डिवीजन सीख रहे हैं, हमको क्वेश्चन को डिवाइड करते चलना है। यहाँ पर 18 को किससे डिवाइड करेंगे, यहाँ पर 18 को डिवाइड करेंगे 4 से, तो 4 4 जा 16, यहाँ हमारा 2 आ गया। ठीक है, अब 4 को किससे डिवाइड करेंगे, 4 को डिवाइड करेंगे 3 से, तो 3 1 जा 3, यहाँ कितना आ गया मेरा 1। ठीक है, अब 1 को अगर मैं डिवाइड करने को जाऊं 3 से तो मेरा कितना आ जाएगा 0, मतलब कि मेरा जो लास्ट क्वेश्चन क्या आ गया, 0 आ गया। लास्ट क्वेश्चन क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, तो हमको क्वेसेंट को देखते हुए जाना है। हमको सक्सेसिव डिवीजन में क्या करना है, जो क्वेसेंट है उसी क्वेसेंट को अगली बार क्या बना लेना है, यहाँ के लिए डिविडेंड बना लेना है। उसी क्वेसेंट को फिर अगली बार यहाँ क्या बना लेना है, डिविडेंड बना लेना है। तो इस प्रकार सक्सेसिव डिवीजन किया जाता है। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे ऐसे प्रश्न को, तो मैं आपको एक बढ़िया शॉर्टकट बताने वाला हूं। आपको करना क्या है, लिखा हुआ है किसी संख्या को आप 2, 3, 5 और 7 से विभाजित कर रहे हो, तो आप यहाँ लिख लो 2, 3 और क्या दिया हुआ है 5 और 7। ठीक, डिवाइड करने पर आपको क्रमशः शेषफल कितना मिलता है, रिमाइंडर आपको मिलता है यहाँ पे 1, 4, 0 और 5। ठीक, इस तरीके से आपको इसको लिखना है। अच्छा, दूसरी बात, इसमें ये नहीं कहा गया है कि लास्ट क्वेश्चन क्या है। अगर लास्ट क्वेश्चन नहीं कहा जाता है तो हम उसको 0 आने तक डिवाइड वैसे ही करते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन आप क्या मान के चलते हो, 0। अगर कुछ भी नहीं कहा गया है, अगर क्वेश्चन में लास्ट क्वेश्चन की वैल्यू दी है, लास्ट भागफल दिया हुआ है, तो हम वहां से चालू करेंगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं ध्यान दीजिए, मैं यहां से आपको ट्रिक बता रहा हूं। सामने सामने की संख्याओं को जोड़ना है और डायगोनल में मल्टीप्लाई करना है। आपको कुछ इस तरीके से आगे बढ़ना है, इस तरीके से आपको आगे बढ़ना है। देखो यहाँ पर प्लस करूंगा तो प्लस का साइन दिखेगा, यहाँ पे देखेंगे तो आप इंटू का साइन दिख रहा है। तो क्या ध्यान रखोगे, सामने सामने वाले को प्लस करना है और तिर्यक वाले को गुणा करते हुए चलना है। फिर यहाँ गुणा करना है, फिर यहाँ प्लस, फिर यहाँ गुणा, फिर प्लस, फिर गुणा और फिर प्लस करना है। ठीक है, दूसरी बात अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आखिरी क्वेश्चन नहीं बताया गया, तो मैं अंतिम क्वेश्चन क्या मान के चलूंगा, 0। यहाँ पर जब हम स्टार्टिंग करेंगे तो 0 से गुणा करते हुए स्टार्ट करेंगे। अगर यहाँ पर अंतिम भागफल, अंतिम क्वेश्चन की कोई वैल्यू बताई होती तो हम यहाँ से मल्टीप्लाई करना चालू करते। ठीक है, इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं कहा गया, तो हम यहाँ पर किसे मल्टीप्लाई करेंगे, 0 से। तो 7 का मल्टीप्लाई जब मैं 0 में करूंगा तो 0 हो जाएगा। तो हमारा चालू कहाँ से होगा, यहाँ 5 से। ठीक है, 5 5 जा 25, ये हो गया हमारा मल्टीप्लाई। सामने वाले को ऐड करना है, तो 25 प्लस 0 25, फिर इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 25 3 जा 75, 75 प्लस 4 79, यहां तक कितना आ गया हमारा 79। 79 का मल्टीप्लाई अगर मैं 2 में करूं, 79 का मल्टीप्लाई 2 में, तो 17 2 जा 140 और 9 2 जा 18, तो कितना हो जाएगा 140 और 18, यहां तक हो जाएगा मेरा 158 और 158 और प्लस 1 मतलब कितना आ गया 159। मैं अगेन बता रहा हूं, आपको क्या करना है, कुछ भी क्वेश्चन नहीं कहा है तो यहाँ 0 लेना है। 0 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ क्या बचा 5। आमने सामने वाले जुड़ेंगे और डायगोनल में मल्टीप्लाई होगा, तो 5 का मल्टीप्लाई जब 5 में करूंगा तो 25, 25 प्लस 0 25, 25 3 जा 75, 75 प्लस 4 79, 79 2 जा 79 2 जा हो जाएगा मेरा 158 और ये 1 कितना हो जाएगा 159। ठीक है, सामने वाले को जोड़ना है और तिर्यक वाले को गुणा करना है। मतलब कि सर वो संख्या 159 है जिसको कि 2, 3, 5 और 7 से डिवाइड करने पे क्रमशः 1, 4, 0 और 5 मिल रहा है। तो संख्या कितनी है 159। अच्छा, अब 159 को क्रमशः मुझे 7, 5, 3 और 2 से विभाजित करना है, तो शेष फल का योग पूछा गया। मतलब उसको डिवाइड करने से जो सक्सेसिवली जब हम डिवाइड करेंगे तो जो जो रिमाइंडर आएगा उन रिमाइंडर का एडिशन पूछा गया है। तो अगर 159 को मैं डिवाइड करूं, 159 को अगर मैं किससे डिवाइड करूं 7 से, तो 7 2 जा कितना हो जाएगा मेरा 14, यहाँ आ जाएगा 1 और ये 9, 7 2 जा 14 और यहाँ कितना बच जाएगा
5। तो पहला रिमाइंडर कितना है मेरा 5। ठीक, अगली बार मैंने क्या बताया, क्वेसेंट को डिवाइड करना होता है। तो यहाँ क्वेसेंट कितना हो गया मेरा 22। 22 किससे डिवाइड करूंगा मैं अब 5 से, तो 5 से डिवाइड करूंगा तो 5 4 जा 20। यहाँ पर मैं रिमाइंडर कितना आ गया, यहाँ रिमाइंडर आ गया मेरा 2। ठीक है, इसके बाद जो हमारा क्वेसेंट है, क्वेसेंट कितना है हमारा 4। इस 4 को किससे डिवाइड करूंगा मैं 3 से, तो 3 1 जा 3। यहाँ पर मेरा कितना आ गया अपना रिमाइंडर 1। ठीक है, अब 1 को डिवाइड करना है 2 से। जब मैं 1 को डिवाइड करने के लिए जाऊंगा 2 से तो यहाँ पर आ जाएगा 0। तो यहाँ पर मैं अगर बात करूं तो मेरा जो अपना रिमाइंडर आएगा वो कितना आ जाएगा 1। ठीक है, सारे रिमाइंडर्स को अगर मैं ऐड करूं तो 5 + 2 7, 7 और 1 8, और 8 और 1 कितना आ गया मेरा 9। तो मेरा आंसर क्या होगा 9। ठीक है, ये एक क्वेश्चन था जिसमें मैंने सारे कॉन्सेप्ट एक साथ ले लिए। ठीक, क्या करना है, क्वेसेंट को हम 0 और कुछ भी नहीं बोले तो 0 से कंसीडर करेंगे। तो 0 से जब मैं यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा और सामने वाले को ऐड करूंगा, मल्टीप्लाई ऐड। ठीक है, तो हमको वो संख्या मिल जाएगी जिस संख्या की ये बात कर रहे हैं। तो संख्या कितनी है 159। अब इसी 159 का सक्सेसिव डिवीजन करने बोला गया था 7 5 3 और 2 से। और जब आप सक्सेसिव डिवीजन करते जाओगे क्या करना होता है, क्वेसेंट को हम क्या करते हैं डिवाइड करते जाते हैं। तो जो रिमाइंडर आते जाएंगे उन सबका योग पूछा गया था। तो कितना आया हमारा आंसर 9 आया। ठीक है, इसी प्रकार सक्सेसिव डिवीजन में अगर मैं आगे बढ़ूं तो यहां पर दिया गया है उस संख्या को ज्ञात कीजिए जिसे क्रमशः 3 5 और 7 से भाग देने पर शेषफल 2 1 और 3 प्राप्त होते हैं, अंतिम भागफल 3 है। देखिए, पिछले क्वेश्चन में लास्ट क्वेसेंट के बारे में कुछ नहीं कहा गया था, इसमें खुद से कहा गया कि लास्ट क्वेसेंट कितना है 3 है। ठीक है, तो यहां पर क्या लिखा हुआ है कि किसी संख्या को हम किससे विभाजित कर रहे हैं 3 5 और 7 से। तो आपका क्या आ रहा है 2 1 और 3, ये शेषफल आ रहा है। यहाँ पर 3 5 7 से विभाजित करें तो 2 1 और 3 शेषफल आ रहा है। अब इसमें खुद कहा गया है कि अंतिम भागफल कितना है 3। लास्ट क्वेश्चन बताया गया है 3, जबकि लास्ट वाले क्वेश्चन में नहीं बताया गया था, तो मैंने यहाँ पर 0 लिया था। इस क्वेश्चन में बोला गया था यहाँ पर आप क्या लोगे 3। तो 7 3 जा 21, सामने वाले को जोड़ना है तो 21 में अगर आप 3 जोड़ोगे तो 21 और 3 जाएगा 24। 24 में अब क्या करना है 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो जब 5 से मल्टीप्लाई करूंगा 24 × 5, 25 जा 100 और 4 5 जा 20, मतलब 120। 120 में 1 ऐड करो तो कितना हो जाएगा 121। इसमें आप 3 का मल्टीप्लीकेशन करो तो 121 का जब आप मल्टीप्लाई 3 में करोगे तो हो जाएगा 360 और 3 363। 363 में 2 जोड़ो तो कितना हो जाएगा आपका 365। मतलब वो संख्या और कोई नहीं 365 है, जिसको कि जब मैं 3 से विभाजित करता हूं तो शेषफल 2, 5 से करता हूं तो 1, 7 से करता हूं 3। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो इसमें हमको अंतिम भागफल दिया हुआ था, इसलिए मैंने 2 अलग अलग टाइप के क्वेश्चन लिए हैं, है ना। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में कई बार देखने को मिलेंगे। ठीक, तो नंबर सिस्टम के जो इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं वही मैं आपको करा रहा हूँ। ठीक, चलिए अब आगे चलते हैं। विभाज्यता का नियम, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन नंबर सिस्टम से उठाए जाते हैं, काफी सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, विभाज्यता में आपको क्या याद रखना है कि 2 4 8 16 इन सबका डिविजिबिलिटी, विभाज्यता का नियम, मतलब कोई भी संख्या दी होगी वो संख्या कब 2 से विभाजित है, कब 4 से है, कब 2 से नहीं है, कब 4 से नहीं है, ये सब चीज हमको सीखना है। ठीक है, देखो यदि किसी भी संख्या के अंत में 2 और 0 आ रहे हैं तो संख्या कंफर्म में 2 से विभाजित होगी। ठीक है, मैं 4 को क्या लिख सकता हूं, मैं 4 को 2 के घात 2, और 8 को क्या लिख सकता हूं 2 के घात 3। उसी प्रकार 16 को क्या लिख सकता हूं 2 के घात 4। इसका मतलब ये है, और 2 को क्या लिख सकता हूं स्वयं 2 के घात 1। जब मुझे 2 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है तो मैं अंतिम का सिर्फ एक संख्या देख के जज कर सकता हूं कि 2 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। उसी प्रकार अगर मुझे 4 से कोई संख्या को चेक करना है डिविजिबल है कि नहीं, 4 को मैं क्या लिख सकता हूं 2 के घात 2, मतलब कि मुझे अंतिम से 2 संख्याएं चेक करनी पड़ेंगी। 2 के घात 2 का मतलब क्या है कि अंतिम से मुझे 2 संख्याएं चेक करनी पड़ेंगी। उसी प्रकार 8 मतलब 2 के घात 3, अगर कोई संख्या 8 से डिविजिबल है तो उस संख्या का अंतिम 3 संख्याएं 8 से डिविजिबल होनी चाहिए। अगर अंतिम 3 संख्याएं 8 से डिविजिबल है तो पूरी संख्या 8 से डिविजिबल है। उसी प्रकार 16 मतलब 2 के पावर 4, 2 के पावर 4 मतलब कोई भी संख्या, लंबी चौड़ी कोई भी संख्या होगी, यदि उसके अंतिम के 4 संख्याएं किससे डिविजिबल है 16 से डिविजिबल है तो पूरी की पूरी संख्या 16 से डिविजिबल होगी। तो इस प्रकार आप आगे ही बढ़ सकते हो। 16 के बाद आप क्या कर सकते हो 32 मतलब 2 के पावर 5, मतलब कि कोई संख्या 32 से डिविजिबल है कि नहीं, मतलब उस संख्या के अंतिम 5 संख्याओं को हम बस चेक करेंगे कि 32 से डिविजिबल है कि नहीं। अगर अंतिम 5 संख्याएं डिविजिबल है तो पूरी संख्या डिविजिबल है। ठीक है, हालांकि इतना लंबा यहां तक नहीं आता, आपको मुख्य रूप से 2 4 और 8
2, 4 और 8, इसी का बार बार जरूरत पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है। अच्छा, एक चीज और, अगर किसी संख्या के अंत में सिर्फ एक सिंगल जीरो है, जैसे 2 के घात 1 मैं बोलूं तो सिंगल जीरो देखेंगे, 2 के घात 2 इसलिए हमने यहाँ पर 2 जीरो, 2 के घात 3 मतलब 3 जीरो, और 2 के घात 4 मतलब 4 जीरो। तो अगर किसी संख्या के अंत में एक जीरो है तो 2 से डिवाइड होगा, किसी संख्या के अंत में 2 जीरो है तो पक्का 4 से डिवाइड होगा, किसी संख्या के अंत में 3 जीरो है तो पक्का 8 से डिवाइड होगा। इस प्रकार से भी आपको जीरो वाले केस में भी देखना है। ठीक है, तो ये विभाज्यता का नियम हो गया हमारे 2, 4, 8, 16 इस प्रकार के। अच्छा, ये जो रूल है जरूरी नहीं कि 3, 4 सब में लगे, ये सब में नहीं लगता, ये सिर्फ 2 और 5 के लिए रूल है। ये ऐसा ही सेम रूल 5 में अप्लाई होगा, लेकिन 3 में भी आपको नहीं करना है कि अगर आप चेक कर रहे हो तो 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर अगर देख रहे हो तो सर हम लास्ट अगर 2 संख्या 9 से डिविजिबल है, क्योंकि 3 का स्क्वायर तो 2 संख्या देखेंगे, तो 9 के लिए हम 2 संख्या देखेंगे, तो ऐसा गलत हो जाएगा। ये सिर्फ 2 और 5 के लिए, 3 के लिए अलग रूल है। ठीक है, मैं बताऊंगा आपको। ठीक, ये 2 के लिए था बस। आगे चलते हैं। 3 के लिए क्या है, या तो आप सारी संख्याओं का क्या निकालो, सम निकालो, सारी संख्याओं को जोड़ करके देखो कैसे जोड़ोगे। 1 + 9 + 7 + 1, अगर मैं सबको जोड़ूं और ऐसी कोई संख्या आती है जो कि 3 के पहाड़े में आती है, 3 या 3 के पहाड़े में आती है, इन संख्याओं को जोड़ने से ऐसी कोई संख्या आती है जो कि 3 के पहाड़े में आती है, तो संख्या 3 से डिविजिबल होगी। कैसे, देखो 7 और 1 8, 8 और 9 17, ठीक है, 8 और 9 17, और 17 और 1 18, मतलब सर 18 तो 3 के पहाड़े में आता है, मतलब कि ये 19713 से डिविजिबल है। ठीक है, ये एक तरीका होता है कि कोई भी संख्या का आप क्या करो, सारा का सारा सम निकालो, और अगर वो 3 के पहाड़े में आ रहा है तो 3 से डिविजिबल है। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं, आप इस तरीके से भी कर सकते हो। कैसे, कोई भी ऐसी संख्या जो 3 के पहाड़े में आती है, जैसी ही वो संख्या आपका दिख रही है तो आप उसको डायरेक्ट हटा दो। जैसे 9 को आप कंसिडर ही मत करो, आप काउंट करो 7 और 1 8 और 1 9, मतलब कि 3 से डिविजिबल है। तो जहां भी अगर आपको 3 के पहाड़े में आने वाली संख्याएं दिख गई या वो संख्या जोड़ने से बन गई तो उतने को आप साइड कर दो। ठीक है, उसी प्रकार अगर मैं 9 की बात करूं तो या तो उन संख्याओं का सम 9 के टेबल में आना चाहिए, वाली चीजें होनी चाहिए, मतलब आप सारी संख्याओं को जोड़ रहे हो, जोड़ने से 9 आ रहा है, 18 आ रहा है, 27 आ रहा है, 36 आ रहा है, 45 आ रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि सारी संख्याएं 9 से डिविजिबल है। दूसरा, जिस प्रकार मैंने 3 के लिए बोला उस प्रकार आप इसमें भी देख सकते हो, कहीं भी किसी भी संख्या को ऐड करने से या देखने से अगर आपको डायरेक्ट 9 दिख रहा है तो आप डायरेक्ट एलिमिनेट कर दो। तो यहां से अगर मैं 9 हटा दिया, यहां पर मैं क्या कर सकता हूं, 6 और 1 7, और 7 और 2 9, ठीक है, मतलब सम ऐड करने से मेरा कितना आ रहा है, 9 आ जा रहा है, तो ये 9 से डिविजिबल होगा। ठीक है, जरूरी नहीं है कि हर संख्या जो 3 से डिविजिबल है वो 9 से हो, ठीक है, लेकिन जो संख्या 9 से डिविजिबल है वो 3 से होगी ही, निश्चित है। ठीक है, जैसे मैं अगर यहाँ पर चेक करूं तो ये संख्या को 3 भी डिवाइड कर लेगा। ठीक है, 9 का कहना ये है कि या तो सम 9 आए, 18 आए, 27 आए, है ना, लेकिन 3 का कहना क्या है कि 3 आए, 6 आए, तो 3 और 6 जो मिस हो जा रहे हैं, इस कारण हर संख्या को 9 डिवाइड नहीं कर सकता, लेकिन 3 कर सकता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, नॉर्मल सी भाषा में सारी संख्याओं का सम निकालना है। अगर 3 से डिवाइड हो रहे हैं तो अच्छी बात है ना, अगर 9 से डिवाइड चेक करना है तो 9 के पहाड़े में जो भी संख्याएं आती हैं वो आनी चाहिए। ठीक है, दूसरा मैंने क्या बताया कि आपको कहीं भी 9 दिखा तो आप डायरेक्ट 9 एलिमिनेट कर दो, है ना। आपको कोई भी संख्याएं दिख रही है, जैसे मैंने लिखा 5 4 3 7 2 7, तो अगर आप देखो तो 5 और 4 आपस में मिले कितना बनाते हैं, 9, इसको आप मन में रखो और हटा दो। 7 और 2 कितना बनाते हैं, 9, इसको हटा सकते हो। 7 और 3 कितने हो गए, 10, अगर मैं 10 को 9 से भाग दूं तो कितना रिमाइंडर बचेगा मेरा, 1। तो आपको इस तरीके से सोचना है। ठीक है, सबको जोड़ के फिर आप चेक करो, उससे बेटर क्या है, जहां जहां 9 बन रहा है आप उसको हटा दो। तो देखो यहाँ पर 7 और 3 कितना हो गया, 10, फिर 10 में से 9 हटा दो, कितना बच गया, 1। अब 1 है, अगर मुझे इस संख्या को 9 से डिविजिबल बनाना था तो मुझे क्या किसकी कमी पड़ रही, सर अगर इस क्वेश्चन में कहीं और 8 लिखा होता तो मेरा काम बन जाता। जैसे आप यहाँ पर 8 लिख दो, सर मैंने यहाँ पर 8 लिख दिया, अब मेरा काम बन गया। कैसे बन गया, सर देखो 10 था, 7 और 3 10 में से मैंने अपने मन में से 9 को हटा दिया, कितना बच गया, 1, और जो एक शेष बचा था उसको अभी कौन मिल गया यहाँ पर, 8, तो 1 और 8 कितने हो गए, 9, मतलब कि ये पूरा का पूरा मेरा 9 से डिविजिबल है। इस प्रकार से आपको जल्दी जल्दी चेक करना होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद हमको डिविजिबिलिटी रूल पढ़ना है, किसका, 525 और 125 का। अगेन मैंने बताया कि जैसे 2 का होता है उसी प्रकार है, अगर कोई संख्या 5 से डिविजिबल है तो उसका हमको अंतिम की संख्या चेक करनी है कि वो 5 से डिविजिबल है कि नहीं। उसके लिए क्या है, या तो 0 आए अंतिम में या तो 5 आए। ठीक है,
अगर 25 की बात करूं तो 25 क्या होता है, 5 का वर्ग होता है, और 125 5 का क्यूब होता है। मतलब कि कोई संख्या 25 से डिविजिबल है कि नहीं चेक करने के लिए हमको उस संख्या के अंतिम दो संख्याएं देखनी है। अगर वो डिविजिबल है 25 से तो पूरी संख्या 25 से डिविजिबल है। अगर कोई संख्या 125 से डिविजिबल है या नहीं, इसके लिए हमको उस संख्या के अंतिम भी 3 संख्याएं देखनी है। अगर वो 3 संख्याएं डिविजिबल है तो पूरी संख्या 125 से डिविजिबल है। ठीक है, तो या तो अंत में 0 या 5 आए, या तो अंत में डबल 0 रहे, है ना, या तो अंत में ट्रिपल 0 रहे, या तो अंत के 3 डिजिट अगर जा रहे हैं तो 125 से भाग जाएगा, और अंत के अगर दोनों डिजिट डिवाइड हो रहे हैं 25 से तो पूर्ण तरीके से भाग दिया जा सकता है। इसी प्रकार जैसे 2 में इसका रूल था वैसे 5 का भी रूल होता है। ठीक है, और अगर अंत में 1 0 है तो 5 से, डबल 0 है तो 25 से, ट्रिपल 0 है तो 125 से डिविजिबल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 10 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, या तो अंत में 1 0 रहेगा 10 से, 2 0 है तो 100 से, 3 0 है तो 1000 से। इस प्रकार से आप देख सकते हैं 10 के घात जितना रहेगा। ठीक है, इसी कड़ी में जब हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमको देखना है कि जैसे किसी संख्या को हमको 6 से डिवाइड करना है, किसी संख्या को हमको 24 से डिवाइड करना है, किसी संख्या को हमको 72 से करना है, किसी को 88 से करना है, तो सर क्या हम इन सबके रूल पढ़ेंगे क्या? बिल्कुल नहीं। आपको क्या करना है, आपको 2 और 3 का रूल मैंने बताया है, 2 और 3 का रूल आपको आता है। तो अगर किसी संख्या को हमको 6 से डिवाइड करना है मतलब वो संख्या 2 से विभाजित होनी चाहिए और 3 से भी। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं किसी संख्या को 24 से डिवाइड करना है तो संख्या 8 से विभाजित होनी चाहिए और 3 से। अगर वो इन दोनों के रूल को फॉलो कर रहा है मतलब कि 24 से भी विभाजित है। तो सर 8 और 3 ही क्यों? 24 को तो हम ऐसे भी ब्रेक कर सकते हैं ना, 12 दूनी 24। तो सर अगर कोई संख्या 12 से डिवाइडेड है और 2 से तो भी हो जाएगा। 4 और किसमें कर सकते हैं हम, 24 के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, 6 से, 6 चौके 24। तो ये गलत हो जाएगा। हमको क्या करना है, इनको को प्राइम नंबर्स में ब्रेक करना है। किसमें? को प्राइम। तो मैं 24 को कैसे ब्रेक करूंगा, 8 इंटू 3। देखोगे तो अगर 8 और 3 ये दोनों कैसे हैं एक दूसरे के लिए, को प्राइम नंबर्स हैं। को प्राइम नंबर मतलब ना तो 8 3 के पहाड़े में आता है ना तो 3 8 के पहाड़े में आता है। ठीक है, पहली चीज ये 1 सिर्फ और सिर्फ इनका HCF है। ठीक, तो हमको ऐसे ब्रेक करना है कि दोनों नंबर कैसे हो, को प्राइम्स हो। ठीक, तो अगर 24 किसी भी संख्या का हमको डिविजिबिलिटी चेक करना है 24 से, तो हमको ये चेक करना है कि वो संख्या 8 और 3 से डिविजिबल है कि नहीं। अगर वो संख्या 8 और 3 दोनों से डिविजिबल है मतलब कंफर्म वो 24 से भी डिविजिबल है। उसी प्रकार अगर मैं बात करूं 72, तो 72 को मैं कैसे मुझे मिल सकता है, 72 को मुझे कैसे ब्रेक करना है, 8 में और 9 में। ठीक है, 8 में और 9 में, क्योंकि सर 72 तो ऐसे भी आ जाएगा 12 इंटू 6। तो ये क्या है, ये आपस में को प्राइम नहीं है। 12 और 6 के टेबल में आ जाता है, या 12 और 6 दोनों किसके टेबल में आते हैं, 2 के टेबल में आते हैं। 12 और 6 दोनों किसके टेबल में आते हैं, 2 के। तो ये लोग को प्राइम नहीं हो सकते। को प्राइम में करना है तो को प्राइम कौन कौन होंगे, 8 और 9। मतलब अगर मुझे कभी 72 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है तो मुझे देखना है कि वो संख्या 8 और 9 दोनों से डिविजिबल है कि नहीं। अगर वो 8 और 9 दोनों से डिविजिबल है मतलब कि वो संख्या 72 से भी डिविजिबल है। उसी प्रकार अगर बात करूं 88, तो 88 से सर ऐसे भी आ सकता है 44 इंटू 2। ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 44 और 2 के पहाड़े में भी आते हैं, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, को प्राइम नंबर नहीं है। को प्राइम के लिए किस में ब्रेक करना पड़ेगा, 11 में और 8 में। अगर आप देखोगे तो 8 और 11 ये कैसे नंबर्स हैं, ये को प्राइम नंबर है। ठीक है, इनका HCF कितना है, 1 है। ये लोग किसी के टेबल में मतलब एक दूसरे के टेबल में नहीं आ रहे, दोनों के दोनों किसी सेम संख्या के टेबल में नहीं आ रहे हैं। अगर आ जाते तो हम लोग क्या बोलते कि ये कैसे हैं, को प्राइम नंबर्स नहीं। ठीक है, तो अब ये क्या है, ये अभी फिलहाल को प्राइम से, अभी को प्राइम से। तो मेरे को कभी भी 88 का अगर चेक करना है कि कोई संख्या 88 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो मुझे क्या चेक करना है, अगर वो संख्या 11 से डिविजिबल है मतलब हो जाएगा, और 8 से भी डिविजिबल होना चाहिए। ठीक, तो आपको नंबर्स को प्राइम फैक्टर में तोड़ने आना चाहिए और आपको रूल पता है। ठीक है, जैसे मैं अभी आपको 11 का रूल बताऊंगा। 8 के लिए क्या करना है, आपको अंतिम 3 संख्याएं देखनी है। अगर किसी भी संख्या का अंतिम 3 संख्या डिविजिबल है तो पूरी संख्या 8 से डिविजिबल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक, अदर प्राइम नंबर्स जैसे 7, 11 और 13, इनका क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, उसके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि कोई संख्या 11 से कैसे डिवाइड होती है। ठीक है, 11 से जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है 5 4 5 3 9 8 और 7। ठीक, 11 से किस प्रकार से डिविजिबल है कि नहीं हम कैसे चेक करते हैं। तो आपको क्या करना है, अंतिम से आपको एक संख्या पकड़नी है और अल्टरनेट संख्याओं को जोड़ना है। अल्टरनेट संख्याओं को एक एक छोड़ करके, जैसे 7 के बाद 8 छोड़ दिए 9 आया, 9 के बाद 3 छोड़ दिए 5 आया, 5 के बाद 4 छोड़ दिए 5 आ गया। ठीक है, तो 9 और 7 कितना हो जाएगा मेरा 16, 16 और 5 हो जाएगा 21, और 21 और 5 कितना हो गया 26। ठीक, उसी प्रकार बची हुई संख्याओं को अल्टरनेट जोड़ना है।
तो 8 और 3 कितना हो गया मेरा 11, 11 और 4 कितना हो गया मेरा 15। ठीक है, इसका सम और अल्टरनेट का सम, इन दोनों का सम निकाल करके आपस में इनको माइनस करना है। मैंने क्या बोला, अल्टरनेट्स को जोड़ना है और बचे हुए अल्टरनेट्स को जोड़ना है। ठीक है, एक एक गैप के बाद, और इनको जोड़ करके आपस में क्या निकालना है, इनका अंतर। अगर आप इनका अंतर निकालते हो, या तो इनका अंतर 0 आ जाए, या तो इनका अंतर 11 आ जाए, 22 आ जाए, 33 आ जाए, मतलब 11 कोई भी मल्टीपल आ जाए, या 0 भी आ जाए, तो हम क्या बोलेंगे कि 11 से डिविजिबल है। अदरवाइज ये 11 से डिविजिबल नहीं होगा। आप देखो यहाँ पे इनका अंतर कितना आएगा, 6 से 5 गया 1 और 2 से 1 गया 1, इनका अंतर कितना आ गया 11। ठीक है, इनका अंतर 11 आ गया, मतलब कि 11 से डिविजिबल है। ठीक है, ये हो गया 11 का रूल। ठीक, अब मैं कुछ जरूरी चीज बताने वाला हूं, जैसे 7, 11 और 13, ये तीन एक ऐसे प्राइम नंबर्स होते हैं कि ये जिससे भी डिविजिबल होंगे वो संख्या एक मैजिक नंबर होती है। ठीक है, ये 7, 11 और 13, इनका जो मल्टीपल होता है, इनका जो मल्टीप्लीकेशन है वो कितना आता है 1001, 1001। अगर आप किसी भी संख्या को 1001 से मल्टीप्लाई कर देते हो, लाइक ABC, इसका मल्टीप्लाई अगर आप 1001 से करोगे तो संख्या इस प्रकार से आ जाएगी ABC ABC। ठीक है, रिपीट हो जाएगी। ठीक, तो कहीं भी अगर आपको ऐसी संख्या दिखे लाइक 456, मतलब आप समझ जाना वो संख्या 1001 से डिविजिबल है, या वो संख्या 7, 11 और 13 से पूर्ण तरीके से डिविजिबल है। ठीक है, अच्छा, इसका हम रूल कैसे चेक करते हैं, अगर 7, 11 और 13 इन तीनों से कोई संख्या डिविजिबल है ऐसा कहा गया है, तो आपको क्या करना है, इसमें 3-3 का पेयर बनाना है आखिरी से, 3-3 का। जैसे मैंने ये 3 का बनाया, फिर अगला 3 क्या हो जाएगा मेरा, इन 3 को छोड़ने के बाद फिर अगला 3 ये हो जाएगा, और उसके बाद बस हो गया, 2 ही है। तो यहाँ पर क्या आ गया हमारा 440 और 061, इनको आपस में जोड़ना है। फिर उसके बाद जो बचे हुए हैं, उसके बाद 3 कौन सी संख्या बची हुई है मेरी 077, और उसके बाद 3 संख्या अगर इधर आऊंगा तो 88, आगे कुछ नहीं है तो हम 88 को कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, तो यहां पर कितना आ जाएगा मेरा 077 प्लस 88, इन दोनों को जोड़ करके आप क्या करना है, इनका सम निकालना है। जैसे कि 11 वाले में आप एक एक संख्या का अल्टरनेट निकाल रहे थे, यहाँ पे आपको 3-3 का पेयर बनाना है, और 3-3 का पेयर बनाने के बाद क्या करना है, अल्टरनेट वालों को जोड़ देना है, अल्टरनेट वालों को जोड़ देना है, और ओवरऑल आपको क्या करना है, इनका डिफरेंस निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा मेरा 1, ये हो जाएगा मेरा 6 और 4 10, और ये जाएगा मेरा 5, ये हो गया मेरा 501। यहाँ पर कितना आ जाएगा 8 और 7 15, 8, 7, 15 और 1 16। ठीक है, अगर मैं इनका डिफरेंस निकालूं, मतलब 501 माइनस 165, तो 11 से 5 गया तो कितना आ जाएगा 6, 11 से 5 गया 6, 9 में 6 जाएगा 3, और 4 में से 1 जाएगा मेरा 3, 336। अब क्या करना है सर, अब ये जो 336 आया है, अगर ये 336 इनमें से डिविजिबल है, मतलब कि ये संख्या डिविजिबल है, ये पूरी संख्या इन सबसे डिविजिबल है। जैसे मैं 7 से चेक करूंगा, तो अगर आप देखो तो 7 से चेक करूंगा तो 336 कैसे सॉल्व कर सकता हूं, 7 चौके 28, 7 चौके 28, कितना बच गया यहाँ से 5, और 7 8 56, 8 12, मतलब ये 7 से पूर्ण तरीके से विभाजित हो गया, मतलब ये संख्या पूरी तरीके से इनसे विभाजित होगी। वैसे आप 11 से चेक कर सकते हो। ठीक है, जिससे आपको चेक करना है उसके लिए आप पर्टिकुलर चेक कर सकते हो। तो मेरा 7 से डिवाइड हो रहा है, मतलब ये 7 से डिविजिबल है। तो ये 3 रूल है तीनों के लिए, 7, 11 और 13 के लिए। अगर 13 से डिवाइड हो रहा है तो 13 से भी डिविजिबल है, 11 से डिवाइड हो रहा है तो 11 से भी डिविजिबल है, और अगर तीनों से डिविजिबल है इसका मतलब ये है कि ये 1001 से भी डिविजिबल है। ठीक है, और 1001 से कोई संख्या अगर डिविजिबल है तो पक्का वो 7, 11, 13 तीनों से डिविजिबल होगा। मैंने क्या किया, आपको 7, 11 और 13 का अलग से रूल बता दिया। ठीक है, अगर डिविजिबल है तो। दूसरा, अगर तीनों का साथ में देखना है तो साथ में देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ये देखना पड़ेगा कि वो संख्या अगर इस फॉर्म में है x y z ऐसा रिपीटेड, तो कंफर्म है कि वो तीनों से डिविजिबल है, 7 से भी, 11 से भी और 13 से भी। और 7, 11, 13 का मल्टीप्लीकेशन कितना होता है 1001। 1001 से जो संख्या डिविजिबल है उस संख्या का पैटर्न कुछ इस तरीके से देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इसी प्रकार अगर हम आगे क्वेश्चन के लिए बढ़ें तो क्वेश्चन के लिए हमारे सामने एक क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि हमको ये बताना है कि इसमें इसकी जगह ऐसी कौन सी संख्या आएगी कि इसको ये 6 से विभाजित कर ले। ठीक है, और यहाँ पर आपको कोशिश करना है कि छोटे से छोटे अंक का उपयोग करना है, बड़ी संख्या को रख के नहीं देखना है। ठीक है, तो अगर मेरे सामने दिया हुआ है 7 2 5 6 है ना, ये यहाँ पर स्टार दिया हुआ है, इस स्टार की जगह मैं क्या संख्या रखूं कि वो 6 से पूर्ण तरीके से विभाजित हो जाए। अब 6 से डिवाइड करने के लिए रूल क्या है कि हम 6 को ब्रेक करेंगे को प्राइम नंबर्स में, मतलब कि 2 और 3।
ठीक है, मतलब ये संख्या 2 से भी डिविजिबल होनी चाहिए और 3 से भी डिविजिबल होनी चाहिए। और यहाँ पर हमको छोटी वैल्यू रख के देखना है, मतलब अगर ये संख्या 2 से डिविजिबल है तो यहाँ पर अगर मैं रखूँ 0 तो 0 2 से डिविजिबल होता है। अगर मैं यहाँ 0 रख कर देखूँ तो बाकी जगह पर ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। अगर मैंने यहाँ 0 फिक्स कर दिया और यहाँ भी 0 रख दिया, ठीक है, मतलब मैंने नंबर अभी क्या बना दिया है 72056 2 से तो डिविजिबल हो जाएगा क्योंकि अंतिम संख्या में 0 2 4 6 कुछ भी आए 2 से डिविजिबल होता है। क्योंकि छोटी संख्या रखनी थी तो मैंने पहले 0 रखा है। लेकिन ये संख्या 3 से डिविजिबल है कि नहीं हम चेक करते हैं। 3 से डिविजिबल होने के लिए इन संख्याओं का जो योग है वो 3 के पहाड़े में आना चाहिए या 3 से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं देखूं तो यह कितना हो जाएगा 6, बिल्कुल 3 से भाग चला जाएगा और जाएगा 5 दूनी 7 और ये 7 14 जो कि 3 के पहाड़े में नहीं आता, ठीक है। अब मुझे अगली संख्या क्या रख के देखनी पड़ेगी, अगली संख्या मुझे रख करके देखनी पड़ेगी 2, ठीक है। 2 रख करके अगर मैं देखूं अंतिम में मैंने क्या रख दिया 2 रख लिया। अगर मैं 2 रखता हूं तो यहां पर कितना आ जाएगा 7 2 2 5 6 2। ऑब्वियसली अंत में 2 मतलब 2 से तो डिविजिबल है। 3 से चेक करते हैं, 3 के लिए सबका सम 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो ये क्या आ जाएगा 6 डिविजिबल है 3 से, ये 5 और ये 4 ये भी 3 से डिविजिबल है और 7 और 2 ये भी 9 आ गया, मतलब कि 3 से डिविजिबल है। अगर आप इस पूरी संख्या का सम निकालोगे तो 3 से डिविजिबल आएगा, ठीक है। सर हम लोग 0 2 4 ऐसा चेक क्यों किए, हम लोग पीछे से भी चेक कर सकते थे, है ना। लेकिन हमको क्या कहा गया कि छोटा अंक बने तो हम लोग छोटे अंकों से शुरुआत कर रहे थे, ठीक है। तो 2 रखने से मेरा काम बन जा रहा है, 2 से भी डिवाइड हो जा रहा है, 3 से भी डिवाइड हो जा रहा है। और जब दोनों से डिवाइड हो जा रहा है मतलब कि 6 से भी डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पर मेरा आंसर कितना हो जाएगा 2। मतलब स्टार की जगह हमको क्या रखना है 2 रखना है। ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है, इसका ध्यान रखना आपको। 6 अंक की संख्या है ना, जो कि 24 से विभाजित है। तो 24 के लिए मैंने बताया था को प्राइम हम कैसे ब्रेक करते हैं 8 और 3 में, 8 और 3 में, ठीक है, क्योंकि दोनों को प्राइम नंबर्स हैं, ठीक। तो हमको पी क्यू मतलब कि जो पी और क्यू की वैल्यू है उनका प्रोडक्ट बताना है, ठीक है। और अधिकतम मान संभव बोला है, मतलब अधिकतम मतलब हमको बड़ी से बड़ी मैक्सिमम वैल्यू रख करके चेक करना है, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू चेक करना है। तो अगर मैं देखूं 11 पी 9 क्यू 4, अगर मैं अंतिम की 3 संख्याएं पहले देखूं मतलब कि 9 क्यू और 4, तो हमको चेक किसका करना है, हमको चेक करना है सर 8 का और 3 का। अगर मैं 8 से अगर ये डिविजिबल है तो अंतिम की तीनों संख्याएं 8 से डिविजिबल होनी चाहिए। अगर तीनों संख्याएं 8 से डिविजिबल है तो पूरी संख्या 8 से डिविजिबल हो जाती है, ठीक है। तो मैं यहाँ क्यू की जगह वैल्यू रख करके चेक करता हूँ। चूंकि अधिकतम मान कहा गया है तो मैं अधिकतम मान से शुरुआत करूंगा। यहाँ एक सिंगल वैल्यू आ सकती है, मतलब 0 से लेकर के 9 तक कुछ भी आ सकता है, ठीक है। मुझे क्या करना है अधिकतम संभव मान चेक करना है। तो अगर मैं यहाँ पर 9 रखूं तो क्या हो जाएगा मेरा 994। 994 क्या 8 से डिविजिबल है, क्या हमको चेक करना है। अगर 994 8 से डिविजिबल है तो यहाँ पर क्यू की वैल्यू हम 9 रख लेंगे। तो अगर आप चेक करोगे तो 8 1 जा 8 कितना आ गया, यहाँ 1 9, 8 2 जा 16 कितना आ गया 3 और ये आ गया 34 हमारा 8 से डिविजिबल नहीं है, मतलब क्यू की वैल्यू 9 तो नहीं हो सकती। अगर मैं क्यू की वैल्यू 8 रखूं तो ये कितना हो जाएगा 984। इसको अगर मैं 8 से चेक करूं तो 8 1 जा 8 कितना आ गया 2, तो यहाँ जाएगा 18, 8 2 जा 16 और 2 कितना हो जाएगा 8 3 जा 24, ठीक है। अगर मैं क्यू की जगह 8 रखता हूं तो 8 से डिविजिबल है, 8 1 जा 8 1 आया 18, 8 2 जा 16 और 2 24, तो 8 3 जा 24, ठीक बढ़िया। मतलब क्यू की जगह सबसे बड़ी वैल्यू में क्या रख सकता हूँ, क्यू की जगह मैं रख सकता हूँ 8, ठीक है। फिलहाल मान के चलते हैं क्यू की वैल्यू कितनी हो गई मेरी 8 हो गई, तो 11 पी 9 8 4। अब बात बचा पी का, तो मुझे देखना है 3 से भी डिविजिबिलिटी रूल देखना है। अगर 3 से डिविजिबल है तो जो चीजें 3 के पहाड़े में आती है हम उसको हटा देंगे। 9 आता है हटा दो, 8 और 4 12 ये भी हट जाएगा। यहाँ क्या बच गया 11, ठीक है, क्या बच गया 11। अब P की वैल्यू में क्या रखूं जो 3 के पहाड़े में आ जाए ऐड करने से। मैं 11 में क्या ऐड करूं सर, 1 ऐड करोगे तो 12 आएगा और 12 तो 3 के पहाड़े में आता है, तो क्यों ना हम P की वैल्यू कितनी मान लें 1। गलत हो जाएगा, क्यों गलत हो जाएगा, यहाँ बोला गया है अधिकतम मान, तो 11 में मेरे को मैक्सिमम से मैक्सिमम चाहिए। अगर मैं 11 में 8 जोड़ दूं तो कितना हो जाएगा 19, है ना। 11 में कितना जोड़ दूं 7 जोड़ दूं तो कितना हो जाएगा 18, ठीक। 11 में क्या जोड़ना चाहूंगा 7, सबसे बड़ी वैल्यू में 7 जोड़ सकता हूं। अगर मैं 11 में 7 जोड़ा तो 18 आएगा जो कि 3 के पहाड़े में आता है। मतलब मैं P की मैक्सिमम वैल्यू 7 रखूंगा और Q की मैक्सिमम वैल्यू कितनी रखूंगा 8 रखूंगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर आप समझोगे तो। अंतिम की 3 संख्याएं 8 से भाग जानी चाहिए थी,
तो मैंने क्या किया, क्यू की जगह वैल्यू रख के देखा, क्योंकि अधिकतम मान कहा गया है तो मैंने पहले 9 रखा, काम नहीं बना। फिर मैंने 8 रखा तो मेरा काम बन गया, वो 8 से डिवाइड हो गया। ठीक है, अब जब 3 से डिवाइड करना था तो मैंने देखा कि 11 बस अकेला बच रहा है। मैं 11 में ऐसा क्या जोड़ूं, पी की ऐसी क्या वैल्यू रखूं कि 3 से डिवाइड हो जाए। अगर मैं 1 रखता तो भी डिवाइड हो जाएगा, 11 और 1 कितना हो जाएगा 12। लेकिन हमको अधिकतम मान कहा गया, अधिकतम मान के लिए हमको कितना जोड़ना पड़ेगा, 11 मैंने 7 जोड़ा, 11 और 7 18, जो कि 3 से डिवाइड होता है। ठीक है, तो मेरे p की वैल्यू 7 और q की वैल्यू 8, मतलब pq के वैल्यू कितना आ जाएगा, pq आ जाएगा मेरा 7 अट्ठे 56, 56। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 56। इसके बाद अगर आगे बढ़े तो हमारे सामने अगेन एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें कि हमको बताना है कि संख्या 88 से डिविजिबल है कि नहीं है, और क्या करना है, ये बताना है कि x और y के स्थान पर क्या आएगा। चूंकि हमको न्यूनतम बोला गया है, क्या बोला गया है, न्यूनतम, मिनिमम। मिनिमम के लिए क्या करेंगे, अंतिम की 3 संख्या, 88 कब मिलता है हमको, 11 और 8 का मल्टीपल। 88 कब मिलेगा, 11 और 8 का मल्टीपल, को प्राइम है। ठीक है, अंतिम की 3 संख्याएं 8 से विभाजित होनी चाहिए। तो अगर मैं देखूं तो y24, इसको अगर 8 से विभाजित करना है, चूंकि न्यूनतम कहा गया है, तो मैं y की जगह क्या रख सकता हूं, 0। अगर मैं y की जगह 0 रख दूं तो कितना आ जाएगा मेरा 024, जो कि मेरा 8 से इजीली डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 8 3 जा 24। तो मैं y की जगह भी मैंने क्या फिक्स कर दिया, 0। अच्छा, y की जगह अगर 0 हो गया तो x की जगह मैं क्या रखूं, है ना, क्यों मेरे 11 से डिवाइड हो जाए। तो मैं क्या करता हूं, पूरी संख्या लिख लेता हूं, 780 x 533, और y की वैल्यू क्या रख दे रहा हूं मैं अभी, अब मैं y की वैल्यू रखने जा रहा हूं 0, क्योंकि y की वैल्यू 0 रखने से इसको 8 डिवाइड कर दे रहा है, और चूंकि न्यूनतम बोला गया है तो मैं न्यूनतम के लिए 0 रख के चलूंगा। ठीक है, 11 का रूल क्या बोलता है, अल्टरनेट वालों को जोड़ो। तो ये कितना हो गया 4 4 3 7 7, और ये कितना हो गया मेरा x। ठीक है, तो 7 और x, इसके बाद क्या हो जाएगा 7 और 8, 8 7 15, तो 15 प्लस x, ये हो गया। इसके बाद क्या करना है, बचे हुए अल्टरनेट को जोड़ोगे तो बचा हुआ अल्टरनेट में क्या होगा, 2 2 और 3 5 5 और 5 10, 2 और 3 5 5 और 5 10 10 के बाद इसको ऐड करोगे तो 0, और 0 में और 7 ऐड करोगे तो 10 में 17, कितना आ गया 17 आ गया। ठीक है, ये जो 17 आया, ठीक, इनका अंतर या तो 11 आना चाहिए, या तो 0 आना चाहिए, या तो 22 आना चाहिए, या तो 33 आना चाहिए। तो अगर न्यूनतम मान देखूं तो अगर मैं x को कितना दे दूंगा 2, अगर मैं x की वैल्यू कितना रख दूं 2, तो 17 माइनस 17 क्या हो जाएगा 0, मतलब कि x की न्यूनतम वैल्यू अगर मैं रखने जाऊं तो क्या रख सकता हूं 2, क्योंकि मैंने क्या किया 11 के लिए अल्टरनेट्स को ऐड किया और इनका क्या निकाला, डिफरेंस। यही किया जाता है 11 के लिए, क्या किया जाता है, अल्टरनेट्स को ऐड करते हैं, बाकी अल्टरनेट को ऐड करते हैं और डिफरेंस निकालते हैं। अगर 0 आए, 11 आए, 22 आए तो 11 से डिविजिबल है। यहाँ पर अल्टरनेट्स को ऐड करने से मेरा एक तरफ आया 15 प्लस x, बाकी अल्टरनेट्स को ऐड करने से कितना आया 17। तो अगर मैं x की जगह 2 रख दूं तो 15 और 2 कितना हो जाएगा 17, और 17 माइनस 17 कितना हो जाएगा मेरा 0, जो कि 11 से डिविजिबल हो जाएगा। तो x की न्यूनतम वैल्यू में 2 रख सकता हूं, और चूंकि आपको पता है कि अंतिम की 3 संख्याएं हम चेक करते हैं, तो अंतिम की 3 संख्या में y की जगह पहले मैंने 0 रख के चेक किया, जो कि 8 से डिविजिबल हो गया। तो मेरा y का वैल्यू कितना आ गया 0। तो x प्लस y अगर निकालना है तो x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 0 है, तो मेरा कितना आ गया ओवरऑल x प्लस y अगर पूछा गया तो 2 आ गया, तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में बोला गया है कि ये नंबर किससे डिविजिबल है, 7 11 और 13। अगर कोई संख्या तीनों से एक साथ डिविजिबल, मतलब 1001 वाला केस हो गया। 1001 वाले केस में क्या होता है, अगर तीनों से एक साथ डिविजिबल है तो ये संख्या रिपीट होती है, तो 479 और फिर क्या हो जाएगा 479। तो इस x y z की जगह क्या आएगा मेरा 479, जहां पे 4 की वैल्यू x की हो गई, 7 की वैल्यू y, और ये 9 क्या हो जाएगा z की वैल्यू। अब क्या कहा गया हमसे, कहा गया कि हमको निकालना है y प्लस z डिवाइडेड बाई x। तो y और z कितना आएगा मेरा 4 प्लस 7, और ये हो जाएगा मेरा 9। तो 7 और 4 कितना हो जाएगा 13, और 13 बट्टे में 9, तो मेरा आंसर हो जाना चाहिए 13 बट्टे में 9। 7 4 11, सॉरी यहाँ पर कितना आ जाएगा मेरा, तो यहाँ पर हो जाएगा मेरा 4 प्लस 7 भागित 9, तो 7 और 4 हो जाएगा मेरा 11, 11 बट्टे में 9, तो 11 बट्टे में 9, हाँ मेरा आंसर दिया हुआ है 11 बट्टे में 9। बस ये ध्यान रखना है आपको इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौन सी संख्या विभाजित करेगी निम्न में से, इसमें से कौन सी संख्या इन सबको विभाजित कर देगी। तो अगर मैं 7 के पावर 15 कॉमन ले लूं तो अंदर कितना बच जाएगा 1,
यहाँ बच जाएगा 7 के पावर में 1 और यहाँ बच जाएगा 7 के पावर में 2। ठीक है, 15 मैंने ले लिया बाहर, तो 15 बाहर चला गया, तो 16 में से 1 बच गया, 17 वाले का 2 बच गया। ठीक है, 7 के घात 15, इसको मैं जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 1 + 7 + 49, तो 49 एंड 1 50 और ये जाएगा 57, ये जाएगा 57 इंटू 57, तो 7 5 12। इसको कौन डिवाइड कर सकता है 7 और 5 को? 7 5 12, इनका सम आ रहा है, मतलब 3 डिवाइड कर सकता है। मतलब ये संख्याएं किससे डिवाइडेड हो जाएंगी? 3 से पूर्णतः, क्योंकि 57 को 3 डिवाइड कर सकता है। 5 और 7 कितना होता है? 12। इनका जो सम है 5 का और 7 का, तो इसको 3 डिवाइड कर पाएगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ से 3 हो जाएगा। इस प्रकार से सारे डिविजिबिलिटी रूल आपको ध्यान में रखने हैं, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, 9 अंक की कोई संख्या है, तो x और y का अधिकतम मान क्या हो सकता है? ठीक है, किससे डिवाइड होना चाहिए? ये 36 को हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं? 9 और 4 में, 9 और 4। ठीक है, दोनों कैसे हैं? आपस में को प्राइम है। ठीक, 9 और 4, तो 4 के लिए तो अंतिम की दोनों संख्याएं क्या होनी चाहिए? अंतिम की दोनों संख्याएं 4 के लिए विभाजित होनी चाहिए। तो अंतिम की दोनों संख्या मतलब y6, और क्या करना है मुझे? अधिकतम से अधिकतम मान रख के देखना है, बड़ी से बड़ी वैल्यू रख के देखना है। तो मैं क्या करूंगा? पीछे से चालू करूंगा, 9 8 7 6 से रखना चालू करूंगा। तो जब मैं y की जगह 9 रखूंगा, क्या रखूंगा? 9, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 96 रखने से अगर मैं चेक करूं तो ये 4 से डिविजिबल है। 4 2 = 8 और 4 4 = 16, मतलब y की वैल्यू अभी फिलहाल मैं 9 मान के चल सकता हूँ। तो क्या हो जाएगा मेरा? 5x 7 9 8 5 6, ये क्या मेरा 96। मैंने y की वैल्यू अभी 9 रख ली है। ठीक है, और किसका रूल चेक करना है? और मुझे 9 के लिए रूल चेक करना है। 9 का रूल क्या बोलता है? 9 का रूल बोलता है जहां जहां 9 दिखे उसको हटा दो, तो 9 दिख रहा है, 9 दिख रहा है, हटा दो। 6 और 6 12, 12 में से 9 हटा दो मन में, कितना बच गया? 3। 3 और 5 कितने हो गए? 3 और 5 हो गया मेरा 8, 8 और 8 16, 16 में से 9 फिर हटा दो, तो 16 में से 9 चला गया, तो कितना बच गया आपके पास? 7, 7 और 7 14, 14 में से 9 फिर हटा दो आप, 14 में से 9 हटा दोगे तो बच जाएगा 5, 5 और 5 10, 10 में से 9 हटा दो, अब कितना बच गया? 1। अब ये जो 1 बचा है, यहाँ x जगह में क्या रख सकता हूँ? मैक्सिमम 8, तो 8 और 1 वापस कितना हो जाएंगे? 9। तो x की वैल्यू में मैक्सिमम कितनी रख सकता हूँ? 8। तो x की वैल्यू अगर मैं 8 रखूँ और y की वैल्यू कितना रखूँ? 9, तो हमको अब आंसर बताना है। ठीक है, मेरा x कितना हो गया? 8 और y कितना है मेरा? 9। इसमें रख दो। ठीक है, ये अंडर रूट है। ठीक है, ये रूट है, तो ये क्या हो जाएगा? रूट 2x, मतलब 8 2 = 16 + 9 कितना हो गया? रूट 25। कितना आ जाएगा हमारा? 5। और चूंकि क्या कहा गया? ऋणात्मक मान बताना है, तो इसके आगे आप क्या लगा दो? माइनस, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी। ठीक है, अधिकतम मान कहा गया था, इसलिए बड़ी बड़ी संख्या रख करके हम लोग को चेक किया। पीछे जब मैंने 9 रखा तो मुझे लगा कि हाँ ये 4 से डिवाइड हो जाएगा। 4 का रूल ये है कि अंतिम दोनों संख्याएं 4 से डिवाइड होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद 9 के लिए क्या है? या तो आप सबका डिजिटल सम निकालते, है ना, सबको आप ऐड करते, ऐड करने के बाद सारे के सारे 9 से क्या होना चाहिए? 9 के पहाड़ी में आने चाहिए, डिवाइड होना चाहिए। मैंने क्या सीखा है कि जहां भी 9 दिखता है मैं उसको हटा देता हूँ, या जोड़ने से जहां भी 9 बनता है उतने को फिर 9 को हटा देता हूँ और बची हुई संख्या को आगे जोड़ते जाता हूँ। यहाँ पर क्या हुआ? 1 बचा था अंतिम में, और 9 बनाने के लिए मुझे कितना चाहिए था? मैक्सिमम नंबर चाहिए, तो मैक्सिमम मुझे कितना चाहिए था? 8। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी हो गई? 8। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में शेषफल प्रमेय, नंबर ऑफ जीरोस, सारी चीजें पढ़ेंगे। क्योंकि वीडियो लंबी ना हो जाए, तो ये हमारा पार्ट 1 है नंबर सिस्टम का। पार्ट 2 में मैं नंबर सिस्टम के बचे हुए इंपॉर्टेंट टॉपिक खत्म करने वाला हूं। तो आपको अगर ऐसी और वीडियोस चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, ताकि जैसी दूसरी वीडियो आए आप सभी को पता चल जाए। थैंक यू।